And welcome back to SK Warnicus and we're back again with class 11 की NCERT मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ हमारी सेक्शन 3.3 जो कि NCERT से है एंड उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। सो द चैप्टर नेम गोज एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफाइन किया था ट्रिगोनम ऑलराइट देयर इज एन ओ कि एंगल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं एंड वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। हियर वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देमसेल्व्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की डिस्कशन क्लास 10th में होती है जहाँ पे वी सा कि एक ट्रायंगल को कंसिडर करके हम लोगों ने एक्यूट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे एज रेशियो ऑफ सर्टेन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे साइन को डिफाइन किया था एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस को डिफाइन किया था द रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेनस एंड आज से हम लोगों ने 4 और रेशियोज डिफाइन किया था। अब उसी चीज़ को यहाँ पे जनरलाइज किया जाता है टू सारे रियल नंबर्स। वहाँ पे सिर्फ 0 से 90 डिग्रीज़ के एंगल तक, 90 डिग्रीज़ इज़ π/2, 0 से π/2 रेडियन के एंगल्स तक की जो रेशियोज़ हैं, सर्टेन रेशियोज़, उनकी डिस्कशन होती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रायंगल्स डोंट इवन इंटर द डिस्कशन फर्स्ट। यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होती है एक सर्कल से, एक यूनिट सर्कल से। एंड दिस इज रियली द करेक्ट वे टू अप्रोच ट्रिगोनोमेट्री कि एक यूनिट सर्कल है एंड इसे मैंने XY एक्सिस पे कुछ ऐसे प्लेस किया है। तो इस सर्कल पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट कंसिडर किया, वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा? वेल वो ओरिजिन से होगा एक डिस्टेंस 1 यूनिट पे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है? ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे। ऑल राइट, दैट इज़ फॉर ए यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस डिफाइंड होती है एज 1 यूनिट। अब इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? वेल द डिस्टेंस along the x डायरेक्शन इज 1, डिस्टेंस along the y डायरेक्शन इज क्या? 0, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट 0 पे लाई कर रहा है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहली चीज़ क्या हो गए? 1 0 हो गए। यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P कंसिडर किया जाए एंड उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलता हूँ XY है, तो हमें पता है दैट बेसिकली मीन्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी ये x यूनिट्स होगी। और वैसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ y एक्सिस पे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये y यूनिट्स होगी। एंड अगर मैंने दोनों को स्क्वेयर करके ऐड किया x² + y², तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे बताता है दैट x² प्लस, सिंस y को यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो y, x² + y² शुड बी दिस स्क्वेयर। एंड ये डिस्टेंस क्या है? क्योंकि हमारी सर्कल एक यूनिट सर्कल है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, सो 1² ऑल्सो 1। तो हमें पता चला कि x² + y² 1 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं कि x एक यूनिट सर्कल पे, x को मैं कहता हूँ अगर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है x एक्सिस से थीटा है, तो x को मैं डिफाइन करता हूँ एज अ सर्टेन फंक्शन cos ऑफ थीटा, और y को मैं क्या डिफाइन करता हूँ? एज sin ऑफ थीटा। कीप इन माइंड ये हम 2 डेफिनेशंस दे रहे हैं, दिस डज नॉट एक्चुअली फॉलो फ्रॉम एनीथिंग। हम लोग 2 डेफिनेशंस दे रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है कि ये डेफिनेशंस एक्चुअल में हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के डेफिनेशंस होते हैं उससे कोइंसाइड करे और उसको जनरलाइज करे? वेल ये जनरलाइज करता है दैट वी कैन सी हाउ एग्जैक्टली। सिंस पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने x को स्क्वेयर किया तो मुझे cos² थीटा मिलता है, अगर मैंने y को स्क्वेयर किया मुझे sin² थीटा मिलता है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज़ बेसिकली x² + y², वो उसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा हमेशा 1 होता है, दैट वी नो। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए x² + y² 1 होता है, दोनों हमारे डेफिनेशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ऑलराइट। अब दूसरी चीज़, अगर मैंने तब यहाँ पे देख लिया कि cos थीटा बेसिकली एग्जैक्टली होगा क्या, x को मैंने डिफाइन किया था cos थीटा, y को मैंने डिफाइन किया sin थीटा। इस केस में cos थीटा क्या होगा, इस केस में हमारा cos थीटा हो जाएगा। नाउ हम लोग रेशियो की बात करें, बाय द डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो सकता है ये बेस डिवाइडेड बाय में क्या, हाइपोटेनस विच इज 1, साइन थीटा क्या होगा, दैट शुड बी द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय hypotenuse, whatever you call it, I forgot how the pronunciation goes, so y/1। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होती है और हमारे पास ये दोनों जो डेफिनेशंस है इन द केस ऑफ अ यूनिट सर्कल एटलीस्ट सेटिस्फाई होता है। तो क्या ज़रूरत है कि अगर ये यूनिट सर्कल के केस में सेटिस्फाई करे हो, ये बाकी केसेस में भी सेटिस्फाई हो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेफिनेशन को यूनिट सर्कल से ही स्टार्ट किया है, सो व्हाई डू यू वांट टू सेटिस्फाई इट इन द फर्स्ट प्लेस इन द केस ऑफ नॉन यूनिट सर्कल्स? हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया और मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल है तो इसके x कोऑर्डिनेट को मैं cos थीटा डिफाइन कर देता हूँ और y कोऑर्डिनेट को मैं sin थीटा डिफाइन कर देता हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट की तक जो लाइन जाती है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो दैट्स लाइक द डेफिनेशन, ऑलराइट। और हमें पता है कि ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कोइंसाइड करता है। तो इसका एग्जैक्टली फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं यूनिट सर्कल पे एक ऐसा भी पॉइंट अब यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, एक ऐसा भी पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ और इसके लिए भी cos थीटा एंड sin थीटा इवैल्यूएट हो सकता है, और यहाँ पे इवैल्यूएट हो सकता है, यहाँ पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड थ्रू आउट द सर्कल इवैल्यूएट कर सकते हैं। सिंस जो हमारी रोटेशन होती है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन रोटेट दिस रे बाई एनी अमाउंट वी वांट। इसे 360 डिग्रीज रोटेट कर देंगे, वापस आ जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर इसे 365 डिग्रीज रोटेट कर दिया जाए? तो 365 डिग्रीज गोज लाइक, मैंने इसे 360 डिग्रीज रोटेट किया, जब वापस आए मैंने 5 डिग्रीज और रोटेट किया, तो उसके लिए भी हमें पता है कि अब हम साइन एंड कॉस डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि ऑल आई हैव टू चेक इज कि जब मैं इसे 365 डिग्रीज इस रे को घुमाता हूँ तब उस केस में ये रे कहाँ पे फॉल करेगी, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस ऑफ दैट एंगल होगा एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ दैट एंगल होगा। सो यू कैन डू दैट। एंड हम लोग नेगेटिव एंगल्स के लिए भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्योरली एक रेशियो के बेसिस पे देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशन से, तो नेगेटिव एंगल्स के लिए उससे डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ट्रायंगल देख रहे हैं और उसमें कुछ रेशियोज को देख रहे हैं। सो द प्रॉपर अप्रोच टू थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, टू थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज अ यूनिट सर्कल। उस पे किसी भी पॉइंट पे ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द ओरिजिन विद द एक्स एक्सिस, तब द कॉस ऑफ दैट एंगल इज द एक्स एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट एंड द साइन ऑफ दैट एंगल इज द वाई एक्सिस एट दैट पॉइंट। अब हम लोग 4 केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। जब ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये 0 डिग्रीज है, जब ये एंगल सबटेंड हो रहा है ये 0 डिग्रीज है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस केस में x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब cos ऑफ 0 क्या हुआ? 1 हो गया एंड sin ऑफ 0 क्या हुआ? 0 हो गया। जैसा कि हम लोगों ने रेशियो के केसेस में देखा था, π/2 जब अमाउंट से इस रे को रोटेट किया जाता है तो हम कौन से पॉइंट पे फॉल करते हैं? 0,1 पे, क्योंकि देन वी आर एट 0 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस बट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द वाई एक्सिस। एक जनरल केस में इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे यूनिट सर्कल कंसिडर किया जा रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना एंगल बन रहा है? π/2। तो cos ऑफ π/2 क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। वैसे sin ऑफ π/2 क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। एंड नाउ द एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग कम्स फ्रॉम हियर कि अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी इन रेशियोज को, इन फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं cos एंड sin।
यहाँ पे मैं ये एंगल कंसिडर करता हूँ विच इज़ पाई रेडियंस। तो ये बेसिकली हो गया हमारा -1,0। -1,0 क्यों? पहली चीज़ वर्टिकल के अलॉन्ग ये 0 पे लाई करता है बिकॉज इट इज़ वर्टिकली एट द ओरिजिन। यस, लेकिन हॉरिजॉन्टली देखा जाए ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट्स -1। तो कॉस ऑफ पाई क्या हो गया? -1 हो गया। और साइन ऑफ पाई क्या हुआ? 0 हो गया, राइट। एंड यहाँ पे उसके बाद कंसिडर किया जाए, सो दिस इज पाई 3 पाई ओवर 2 एज आई रिकॉल, दिस इज 3 पाई ओवर 2, राइट। पाई हो गया, पाई ओवर 2 हो गया, पाई 0, पाई ओवर 2, पाई, और पाई में पाई ओवर 2 ऐड करते हैं तो 3 पाई ओवर 2, परफेक्ट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगेन हॉरिजॉन्टली तो ये 0 डिस्टेंस पे है, वर्टिकली ये -1 डिस्टेंस पे है क्योंकि डाउनवर्ड है। तो उस केस में कॉस ऑफ 3 पाई ओवर 2 क्या हो जाना चाहिए? ये 0 हो जाना चाहिए। और साइन ऑफ 3 पाई ओवर 2 इज -1। एंड फाइनली जब ये पूरी तरीके से ये जो रे है रोटेट कर जाती है एंड हम लोग वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो पूरे तरीके से रोटेट करने के बाद इसने 2 पाई रेडियंस सबटेंड किया एट दी ओरिजिन। तो जब ये वापस उसी पॉइंट पे आया, इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो कॉस ऑफ 2 पाई 1 हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने 4 एंगल्स के लिए इतना स्मूथली कॉस एंड साइन फंक्शंस को इवैल्यूएट कर लिया। बस देखना ये है कि उन पॉइंट्स, उन एंगल्स के जो पॉइंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे वो कि इनकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगी। एंड ऑन ए यूनिट सर्कल द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड टू बी द कॉस एंड साइंस ऑफ दीज एंगल्स। तो इतना तो हम लोगों ने एज एन इंट्रोडक्शन टू दीज देख लिया। उसके आगे विल प्रोसीड फर्दर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ दिस एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट वी डिफाइंड व्हाट साइन एंड कॉस फंक्शंस आर। अब यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ ऑन द वर्ड फंक्शंस, कि ये फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अ फंक्शन डज। एक फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन जो, एंड वेल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रिलेशन? अगेन एक रिलेशन होता है एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जहाँ पे दोनों एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप सेटिस्फाई होती है। और एक फंक्शन क्या है? एक ऐसा रिलेशन बिटवीन टू सेट्स जहाँ पे every element in the domain has a unique image in the range set. Alright, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो हम लोगों ने cos and sin डिफाइन किए, ये फंक्शंस क्यों हैं? ये फंक्शंस इसलिए हैं क्योंकि पहली चीज़ ये रियल नंबर सेट से इंट्रीज लेते हैं एंड उन पे सो कॉल्ड एक्ट करते हैं एंड वो एक दूसरा आउटपुट हमें देते हैं। सो दैट इज़ अ फंक्शन। ये एग्जैक्टली कैसे हमारी सेट थियोरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से कोइंसाइड करता है? क्योंकि उस केस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 2 सेट्स हैं। पहला एक डोमेन, और एक फंक्शन क्या करता है? हर एक एलिमेंट को मैप कर देता है एक दूसरे सेट पे। यहाँ पे दूसरा सेट क्या है? यहाँ पे दूसरा सेट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अगर मैंने एक सेट डिफाइन किया सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मैं देख सकता हूँ साइन का बेसिकली क्या काम होता है कि साइन यहाँ से एलिमेंट्स लेता है पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स से, और अगर मैंने किसी भी एलिमेंट पे साइन को एक्ट कराया, मीनिंग कि इसके इमेज फाइंड करने की कोशिश की, तो मुझे एक इमेज मिल जाती है एक दूसरे सेट में, विच इज़ ऑल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर दैट मैटर, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एक फंक्शन एंड ये एक इमेज यूनिक होती है। अगर cos ऑफ 3 पाई ओवर 2 देख रहे हैं तो cos ऑफ 3 पाई ओवर 2 इज ऑलवेज 0 एंड 0 ओनली। क्यों? क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑफ cos एंड साइन ऑन ए यूनिट सर्कल, अगर मैंने 3 पाई ओवर 2 देखा तो ये हमेशा एट 0 कोऑर्डिनेट फ्रॉम द एक्स एक्सिस लाई करती है। सो दैट इज वाई इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन। अब उसे देखने के बाद हम लोगों ने देख लिया था 4 एंगल्स, 4 जिन्हें क्वाड्रांटल एंगल्स कहा जाता है। 0, पाई ओवर 2, पाई एंड 3 पाई ओवर 2. These are called quadrantal angles and well whatever you call them doesn't really matter. इनके sin and cos काफ़ी special होते हैं because they are always 1 and -1 and 0.
उसके अलावा हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी नोट कर सकते हैं कि कैसे साइन और कॉस रिपीट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन व्हेन आई से ये रिपीट करते हैं? एक चीज़ देखो, अगर मैंने साइन ऑफ 10 0 कैलकुलेट किया तो ये मुझे 0 मिलता है। फिर साइन ऑफ π/2 क्या होता है? ये 1 मिल जाता है। लेकिन साइन ऑफ पाई क्या होता है? ये फिर से 0 होता है। साइन ऑफ पाई 0 क्यों होता है? क्योंकि जब मैं पाई रेडियन से अपनी इनिशियल रे को, इनिशियल साइड को रोटेट करता हूँ तो मैं वापस 0 कोऑर्डिनेट ऑन दी वाई एक्सिस पे फॉल कर जाता हूँ। लेकिन साइन ऑफ 3π/2 मुझे फिर से क्या देता है? अब -1 एक अलग नंबर दे देता है एंड साइन ऑफ 2π क्या दे देता है? फिर से 0 दे देता है। तो एक चीज़ अगर नोटिस करो, जब मैं 0 पे था तो मुझे साइन 0 मिला, मतलब वर्टिकली मैं 0 डिस्टेंस पे हूँ। एंड जब मैंने एंगल को पाई अमाउंट से इंक्रीज़ किया मुझे 0 फिर से मिल गया, और फिर एंगल को इससे पाई अमाउंट से इंक्रीज़ करो मुझे एंगल फिर से 0 मिल गया। ये सी अ पैटर्न हियर। तो कैन आई से कि अगर मैं साइन ऑफ 3π कंसिडर कर सकता हूँ तो क्या ये 0 है? वेल, क्यों एग्जैक्टली पाई पे ये साइन रिपीट करता हुआ दिख रहा है इज दिस कि मान लो अगर मैंने एक बार इस इनिशियल साइड को यहाँ पे प्लेस किया तो पाई अमाउंट से इसे रोटेट किया तो मैं वापस इसी 0 कोऑर्डिनेट पे फॉल कर रहा हूँ। फिर से पाई अमाउंट से रोटेट करूँगा तो मैं कहाँ पे फॉल करूँगा? 0 कोऑर्डिनेट पे। और अगर मैं फिर से पाई अमाउंट से रिपीट करूँगा तो मैं वापस इसी पॉइंट पे। तो अगर मैं अपने एंगल को पाई अमाउंट से इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे साइन क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। तो साइन ऑफ 3π भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ 3π इज व्हाट? 3π इज 2π + π। तो 2π का अगर हम लोग देख लेते हैं, जब मैंने 2π अमाउंट से इस रे को रोटेट किया मैं वापस इस पॉइंट पे पहुंच गया एंड फिर मैंने एक और बार पाई से रोटेट किया तो मेरा टोटल रोटेशन हो गया 3π, जिस केस में मैं इस पॉइंट पे फॉल करूंगा एंड यहाँ पे वर्टिकल कोऑर्डिनेट फिर से 0 मिल रहा है। तो जब भी साइन ऑफ दीज कॉम्पोजिट एंगल्स की मोटिवेशन देखना हो ऑन ए यूनिट सर्कल, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक कि पहले मैंने इसे इतना रोटेट किया, फिर मैंने इसे उतना रोटेट किया एंड कीप रोटेटिंग अंटिल यू रीच द रिक्वायर्ड एंगल जिसका साइन देखना है, और जब वो एंगल मिले तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इज द साइन ऑफ द एंटायर एंगल। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि साइन ऑफ nπ, कभी भी मैं किसी भी एंगल को पाई के मल्टीपल में देखता हूँ, इफ देयर इज सम मल्टीपल ऑफ पाई, एंड व्हेन आई से मल्टीपल यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल्स ही होना चाहिए, तो वो हमेशा 0 होगा। वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड ये भी देख सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि मैं इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे -π अमाउंट से रोटेट किया तो भी मैं इसी पॉइंट पे पहुँचूंगा, तो उस केस में भी क्या वर्टिकल डिस्टेंस हुई? 0 हो गई, एंड -2π एंड -3π। एंड अगर मैं n = 0 रखता हूँ तो उस केस में मुझे साइन ऑफ 0 मिलता है। अगर मैंने इसे यहाँ से रोटेट किया ही नहीं तो उस केस में क्या हो गया? उस केस में अगेन वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। So sin of nπ where n is an integer is always equal to 0. अब cos कैसे रिपीट करता है? Well, cos कुछ ऐसे रिपीट करता है। पहली चीज़, cos अगर 0 पे देख लें कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एंगल्स पे cos 0 होगा, दैट इज व्हाट इज ऑफ utmost important to us. cos भी रिपीट करता है 1 पे जब आप पाई अमाउंट से इसे रोटेट करते हो, बट when is it 0? पहले ये 0 होगा π/2 पे, क्योंकि तब हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होती है। cos ऑफ π/2 इज 0, और उसके बाद क्या ये पाई पे 0 है? नॉट एग्जैक्टली, ये पाई पे -1 हो जाता है, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट जो होगी, अब ये पॉइंट 1 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन along the x डायरेक्शन एंड इट इज़ वेल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये -1 हो गया। लेकिन जब cos ऑफ π/2 0 होता है, अगर मैंने अब यहाँ से इसे पाई अमाउंट से रोटेट कर दिया, एक पूरा हाफ रोटेशन दे दिया, तो मैं 3π/2 पे फॉल करता हूँ, और यहाँ पे भी जो x कोऑर्डिनेट होगा ये 0 हो जाएगा। तो cos ऑफ 3π/2 क्या होता है? ये भी 0 होता है। और अब अगर मैंने π/2 से इसे इंक्रीज किया, देन आई गो टू 1 विच इज़ नॉट 0 फॉर cos।
लेकिन अगर 3π/2 से मैंने एक और हाफ रोटेशन दे दिया ताकि मैं वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाऊं, सो दैट वुड बी 3π/2 प्लस पाई, विच इज 5π/2। क्या 5π/2 एंड π/2 सेम है? वेल, नॉट एग्जैक्टली, दे आर नॉट द सेम एंगल्स। π/2 एंड 5π/2 सेम एंगल्स तो नहीं है, लेकिन दे कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल। π/2 का क्या मतलब है? मैंने इतना एक रे को रोटेट किया। 5π/2 का क्या मतलब है? मैंने एक रे को एक पूरी रोटेशन दिया और उसके बाद फिर से इतना रोटेशन दिया। तो π/2 से रोटेट करो या फिर 5π/2 से रोटेट करो या फिर 7π/2 से रोटेट करो, उसी पॉइंट पे फॉल करोगे एंड कॉस वही होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एंगल सेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग अमाउंट की रोटेशन हो रही है। π/2 का मतलब इतना रोटेशन, 1/4 रोटेशन। 5π/2 का मतलब एक पूरा रोटेशन, उसके बाद 1/4 रोटेशन। तो जब मैंने इसे 5π/2 विच इज़ बेसिकली कि मैंने एक पूरा यहाँ पे π/2 का रोटेशन दिया और उसके बाद मैंने पाई का रोटेशन दिया, सो 3π/2 मिल गया। 3π/2 से फिर से एक बार पाई से रोटेट करूँ तो मैं उसी पॉइंट पे फॉल करूँगा, तो वापस से मेरी क्या हो जाएगी? x डिस्टेंस 0 हो जाएगी। फिर से पाई से रोटेट किया, तो जैसे मैं पाई से यहाँ से π/2 से मैं जैसे पाई से इसे रोटेट करता जा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे बेसिकली 0 कोऑर्डिनेट फ्रॉम द एक्स एक्सिस ही मिल रहा है। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? सिमिलरली cos ऑफ 7π/2 इक्वल्स 0। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ cos ऑफ व्हाट? cos ऑफ 2n + 1/2, cos ऑफ 2n + 1 टाइम्स π/2 0 होना चाहिए, इफ दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे 2n + 1 हो गया इक्वल्स 0। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे एक्सप्रेशन सही है। जब मैं n को 0 रखूँगा तो cos ऑफ π/2 हो जाएगा। जब मैं n को 1 रखूँगा तो cos ऑफ 3π/2, n को 2 रखूँगा तो cos ऑफ 5π/2। परफेक्ट। वेर n क्या है? n एक इंटीजर है, इट कुड बी अ नेचुरल नंबर फॉर दैट मैटर, लेकिन ये 0 के लिए भी होल्ड करता है, तो होल नंबर कर दो। एंड ये नेगेटिव एंगल्स के लिए भी होल्ड करता है, क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया? इसे यहाँ पे रोटेट कराया और उसके बाद में इसे यहाँ पे एक ऐसी रोटेशन दे दिया, फिर यहाँ पे ऐसी रोटेशन दे दिया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स जब हम सबटेंड करते हैं तो भी हम उन्हीं पॉइंट्स पे पहुँचेंगे। तो ये दो केसेस कंसिडर कर लो, साइन ऑफ nπ = 0 फॉर n being an integer and cos of 2n + 1 π/2 = 0 for n being an integer, and these are of utmost important for calculating sines and cosines of various angles। क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हम लोग देखेंगे, उन्हें हम लोग ऐसे ही बेसिकली इन्हीं रोटेशंस के टर्म्स में देखेंगे कि कितनी बार उन्हें रोटेट किया जा रहा है, फिर वो कैसे रिपीट करें। और उस केस में वी कैन बेसिकली फॉर बहुत ही बड़े एंगल्स होंगे तो उन्हें छोटे एंगल्स के टर्म्स में साइंस एंड कोसाइंस उनके सॉल्व किया जा सकता है। एज वेल डू इट लेटर। एक और चीज़ कि अगर कोई भी पॉइंट है P एट x एंड y, अगेन अनदर पॉइंट ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर मेरे पास एक पॉइंट है x एंड y और उससे मैंने यहाँ से एक पूरी रोटेशन दे दिया, कितने अमाउंट की? 2π अमाउंट की। तो अगर मैं यहाँ से एक पूरी रोटेशन दे रहा हूँ तो मैं वापस इस पॉइंट पे फॉल कर जाऊँगा, उसी पॉइंट पे, राइट? तो एक पूरी रोटेशन 2π की देने के बाद सिंस इस पॉइंट का जो पहले इनिशियली कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट हमारा cos ऑफ दिस एंगल डिफाइन करेगा, होगा कौन सा एंगल? ये जो एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, cos ऑफ दिस थीटा इज बेसिकली x और साइन ऑफ थीटा इज बेसिकली y बाय डेफिनेशन। लेकिन अब मैंने इस एंगल थीटा को नहीं कंसिडर किया, अब मैंने क्या कंसिडर किया कि इस रे को मैं रोटेट करा दे रहा हूँ एक पूरी रोटेशन से, मतलब 2π अमाउंट से। तो अब मेरा कितना एंगल ये बनाता है ये रे? अब मेरे ये रे थीटा प्लस 2π एंगल बनाता है, क्योंकि इनिशियली ये थीटा पे था और मैंने इसे 2π एडिशनल अमाउंट से रोटेट कर दिया। सो अब ये जो इसकी कोऑर्डिनेट होगी, अब इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी cos ऑफ थीटा प्लस 2π।
एंड साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई। अब इसकी ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ अगर नोटिस करो, सिंस इसे एक पूरा रोटेशन देने पे ये उसी पॉइंट पे वापस आके फॉल कर रहा है ऑन द यूनिट सर्कल, एंड उसी पॉइंट पे फॉल कर रहा है एग्जैक्टली ऑन द यूनिट सर्कल, मतलब इसकी एक्स एंड वाई तो सेम रहनी चाहिए। जबकि हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्री से इसकी x क्या हो गई cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा एंड y हो गई sin ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई भी x होनी चाहिए, sin ऑफ थीटा प्लस 2 पाई वही y होनी चाहिए, मतलब cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई cos थीटा के बराबर ही होना चाहिए जैसे इनिशियली था, एंड साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई साइन ऑफ थीटा के ही बराबर होना चाहिए। एंड फ्रॉम हियर वी कैन एक्चुअली गिव अ जनरल रूल, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी रे है जो कि थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस ऑफ दैट थीटा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ दैट थीटा। अब अगर उस रे को मैं 2 पाई अमाउंट से या फिर 4 पाई अमाउंट से या फिर 6 पाई अमाउंट से एक किसी भी कंप्लीट रोटेशन या फिर 2 कंप्लीट रोटेशन या फिर 3 कंप्लीट ऐसे इंटीजर नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में या फिर इंटीजर के मल्टीप्लिकेशंस में कंप्लीट रोटेशंस दे रहा हूँ, तो वो वापस उसी पॉइंट पे फॉल करेगी एंड कॉस ऑफ दिस एंटायर एंगल कॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा ही होना चाहिए। मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई किसके इक्वल होता है, ये कॉस ऑफ थीटा के इक्वल ही होता है। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई किसके इक्वल होता है, ये साइन ऑफ थीटा के ही इक्वल होते हैं, क्योंकि वो रे वापस उसी पॉइंट पे फॉल करेगी जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n एक इंटीजर है। मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हो, कोई एडिशनल रोटेशन भी कर सकते हो, जिस केस में n 0 है एंड हमें cos थीटा इक्वल्स cos थीटा एंड sin थीटा इक्वल्स sin थीटा मिल रहा है। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू से हियर। उसके आगे आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर विद इट। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किया जा सकता है। एग्जैक्टली हाउ, हम लोगों ने साइन को डिफाइन कर लिया एंड कॉस को डिफाइन कर लिया। अब मैं थोड़ी अपनी यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है, दिस इज नॉट इवन अ सबस्क्रिप्ट, मेरा जो मेन वेरिएबल है मैं इसे चेंज करूँगा एंड मैं एंगल को x से रिप्रेजेंट करूँगा। एंड व्हेन आई राइट दिस x हियर, मेरा मतलब वो कोऑर्डिनेट x नहीं है ऑफ द ऑर्डर्ड पैर x एंड y, जिससे किसी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल को डिनोट करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई कन्फ्यूजन पॉसिबल है, उस केस में मैं अपनी फिर से स्विच कर दूंगा एंगल को थीटा से डिनोट करने के लिए। साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि साइन एंड कॉस यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड फंक्शंस को टिपिकली एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट द फंक्शंस देमसेल्व्स, रादर जो एलिमेंट्स होते हैं डोमेन सेट में जिस पे फंक्शन किसी भी दूसरे रेंज में किसी को डोमेन में मैप करते हैं, तो उन्हें टिपिकली एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग 4 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया tan ऑफ x, जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं sin x ओवर cos x। फिर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं sec ऑफ x, पहले cosec ऑफ x, इसे डिफाइन किया जा सकता है 1 और sin ओवर x, 1 ओवर sin x, sec x as 1 over cos x and cot x as cos x over sin x, which is basically 1 over tan x। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन हो गए। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं तो टोटल 6 रेशियोज डिफाइन होते हैं, पहले साइन एंड कॉस और फिर टैन। टैन कैसे डिफाइन किया जाता है, वेल इन टर्म्स ऑफ दैट ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ओवर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। वैसे हम लोग कॉसेक डिफाइन करते हैं एज व्हाट, एज हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, सेक को डिफाइन करते हैं एज बेस ओवर परपेंडिकुलर एंड कॉट को डिफाइन करते हैं एज व्हाट, एज द बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उन रेशियोज को साइन एंड कॉस के टर्म्स में प्योरली रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो अगर उन रेशियोज़ को साइन के रेशियो एंड कॉस के रेशियो के टर्म्स में परफेक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो फंक्शन साइन एक्स एंड कॉस एक्स डिफाइन किया as these x and y coordinates, actually y and x coordinates respectively of the angles when the angle subtended by the said ray is x units या फिर x radians on a unit circle. एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज एंगल्स इंस्टेड ऑफ रेशियोज, अब यहाँ पे इनके भी फंक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हैं प्रॉपर, ये भी अब हमारे इनके रेशियोज एंड इनके ये आइडेंटिटीज फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. तो दिस वे वी हैव बीन एबल टू डिफाइन 4 मोर फंक्शंस. दैट इज़ द केस हियर. और यहाँ पे ऑलराइट एक चीज़ नोट करने के लिए बताई गई है, हियर x डज नॉट इक्वल n पाई वेर n इज एन इंटीजर. क्यों x n पाई नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बताया कोई फंक्शन इन्फिनिट नहीं हो सकती. जब x कोई इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा उस केस में साइन क्या हो जाता है? उस केस में साइन 0 हो जाता है. तो साइन 0 हो जाएगा तो कॉट हमारा इन्फिनिट हो जाएगा एंड दैट इज़ इल डिफाइंड. वैसे यहाँ पे cos 0 कब होता है? cos 0 हो जाता है एट 2n+1 पाई ओवर 2. तो यहाँ पे x हमारा ये वैल्यू नहीं अस्यूम कर सकता है वेर n इज़ एन इंटीजर. साइन 0 अगेन कब होता है? साइन 0 हो जाते हैं n पाई पे. सो x डज नॉट इक्वल n पाई. हम लोग डज नॉट करेंगे कि हम लोग इन रेशियोज़ को इन फंक्शंस को इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता, एज दैट वुड मीन दैट इट एक्चुअली गोज टू इन्फिनिटी. और यहाँ पे क्या? यहाँ पे अगेन x डज नॉट इक्वल टू n+1 ओवर 2 होल पाई वेर n इज़ एन इंटीजर, क्योंकि उस केस में cos x 0 हो जाएगा. सो दिस tan x अगेन गोज अनडिफाइंड. और sin x एंड cos x सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर रन करने का कोई डर नहीं होता है. हमें बस बेसिकली कितनी भी आप इंक्रीज़ करो ये एंगल, ये पूरी रो रोटेट होती जाएगी ऑन दिस यूनिट सर्कल एंड हर रोटेशन पे ये एक यूनिक पॉइंट देगी जो कि एक फाइनाइट पॉइंट होगा. मतलब sin x एंड cos x भी फाइनाइट होंगे, इनके y एंड x कोऑर्डिनेट्स भी फाइनाइट होंगे. सो दैट इज़ द केस हियर. उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि बाय डेफिनेशन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है. ये डेफिनेशन से ही फॉलो करता है. तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों साइड को मैंने मान लिया कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर x. एक और आइडेंटिटी मिल जाती है. ऑन दी अदर हैंड इस इक्वेशन को अगर मैंने साइन स्क्वायर x से डिवाइड किया होता तो मुझे मिल जाता 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर x. तो मुझे एक और आइडेंटिटी मिल जाती है. तो ऐसे हमें 3 आइडेंटिटीज़ मिल गए दैट रिलेट डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. उसके आगे हम लोग साइंस ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख सकते हैं. बाय साइन व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन? जैसे कि हम लोग जानते हैं पहली चीज़ कि मान लो मेरे पास ये यूनिट सर्कल है जिस पे मैं अपने साइन एंड कॉस फंक्शंस डिफाइन करूँगा. तो इस यूनिट सर्कल में अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ऑलराइट. एंड ये एंगल अब मैं वापस स्विच करता हूँ थीटा पे. ये एंगल मेरा हो गया थीटा एंड दिस द यूनिट सर्कल रेडियस 1 यूनिट है. तो कॉस ऑफ जो थीटा होगा ये क्या है? x. साइन ऑफ थीटा क्या है? y. अब अगर मैंने कॉस ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे पूछा तो वो क्या होगा? सिंस थीटा इतना है, माइनस थीटा का मतलब थीटा कहाँ से डिफाइन हो रहा है? एक्स एक्सिस से डिफाइन हो रहा है. मतलब माइनस थीटा का मतलब जितनी रोटेशन मैंने इस डायरेक्शन में की उतनी रोटेशन लेकिन मैं एक्स एक्सिस से करूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में. तो माइनस थीटा मुझे ये पॉइंट देगा. तो अगर मैं कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछता हूँ सो दैट इज़ बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट राइट हियर. लेकिन हमें ये तो पता है कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये सेम एज इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा,
क्यों एग्जैक्टली? वेल, जब मैंने इसको थीटा अमाउंट से इस डायरेक्शन में रोटेट किया, मुझे कोई ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट मिला। जब मैं थीटा अमाउंट से इस डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो उससे जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा अपने ओरिजिनल पॉइंट से, ये एग्जैक्टली आके कोइंसाइड करता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। एंड ये परपेंडिकुलर मैं किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ? ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के सेम एक्स कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली -x होना चाहिए, माय बैड, इसका कोऑर्डिनेट भी x होना चाहिए। तो हमें पता चलता है इस केस में, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें पता चलता है कि इसका जो कॉस होगा, दिस कॉस ऑफ दिस एंगल जो कि -θ है, ये कॉस ऑफ ओरिजिनल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि द कॉस ऑफ ओरिजिनल एंगल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट and cos of -θ is the x coordinate which is exactly the same। तो cos of -θ cos θ के इक्वल होता है। साइन का क्या हुआ? वेल, साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इज बेसिकली व्हाट? साइन इज बेसिकली ये वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर मैंने इसे थीटा अमाउंट से रोटेट किया इस डायरेक्शन में, तो ये किसी वर्टिकली इतने डिस्टेंस पे आया, तो इस डायरेक्शन में थीटा अमाउंट से रोटेट करने के लिए भी वर्टिकली उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उतनी ही डिस्टेंस उतनी एंगल से रोटेट किया है। तो सिचुएशन में सिमेट्री के हिसाब से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये भी उतनी ही होगी। लेकिन सिंस अब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया, जब ये उतनी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये बेसिकली कहाँ पे पहुँच गई? नेगेटिव वाई एक्सिस पे पहुँच गई। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब cos of -θ will be the negative of this y coordinate, मतलब the negative of sin of θ। तो sin of -θ क्या होता है? ये -sin θ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो आइडेंटिटीज देख ली फॉर द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। cos of -θ cos θ के इक्वल होता है, sin of -θ -sin θ के इक्वल होता है। इसके हिसाब से इन सारे फंक्शंस के लिए देखा जा सकता है tan of -θ -tan θ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली sin of -θ और cos of -θ। cos of -θ cos θ के इक्वल है, ये हो जाएगा -sin θ। तो -sin θ ओवर cos θ इज -tan θ। वैसे cosec θ क्या हो जाएगा? -1 ओवर sin θ हो जाएगा। सो दैट इज -cosec θ। sec θ सिंस ये प्योरली cos पे डिपेंड करता है, तो sec -θ इज इक्वल टू sec θ। cot of -θ ये cos पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से चेंज नहीं होगा, साइन पे भी करता है, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो cot of -θ इज -cot θ। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हो जाती है। उसके आगे आई हैव टू अगेन पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फॉर। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि cos of -x cos x होता है एंड sin of -x sin x होता है व्हेन टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट राइट दैट हियर बिकॉज दिस इज अगेन ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट जो भी ज़्यादातर चीज़ें जो कि यहाँ पे डिस्कस हो रही है दे आर रादर क्विट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। अब एक चीज़ देखो कि अगर मैंने वापस वही यूनिट सर्कल लिया एंड दिस इज वेल आवर ओरिजिन, तब जब हमारे एंगल 0 एंड π/2 के बीच में होते हैं, तो 0 पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 एंड 0 है, नॉट एग्जैक्टली 0 पे। ऑल राइट, जब मैं कहता हूँ 0 तो 0 रेडियन पे, दैट इज़ अभी कोई रोटेशन नहीं हुई है, तो 0 रेडियन पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 एंड 0। फिर π/2 रेडियन पे बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 1। तो इस रीजन में अगर मैं इन क्वाड्रांटल एंगल्स को देख रहा हूँ इस एंड उनके टर्म्स में 4 रीजन में इस पूरे सर्कल को डिवाइड कर दे रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। तो फर्स्ट रीजन में विच इज़ बेसिकली 0 से π/2 तक के रोटेशन वाले रीजन, उस केस में साइन और कॉस दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रे होगी वो ऑन दी अपर साइड ऑफ द ओरिजिन लाई करेगी वर्टिकली, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव होगा, एंड ये हमेशा ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड ऑलवेज होगी ऑफ द ओरिजिन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस मतलब इसके कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल पे है, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ x is positive and cos of x is also positive for x that is between what 0 and pi over 2। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोग इस सेकेंड रीजन में आए तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है cos x नेगेटिव होना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आ गए हॉरिजॉन्टली। लेकिन जो हमारी वर्टिकल है, जो हमारी y कोऑर्डिनेट है जो कि साइन से रिलेटेड है, विच इज़ एग्जैक्टली द साइन ऑफ द एंगल इन अ यूनिट सर्कल इन दिस कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सर्कल, तो वो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये अभी भी ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड लाई करती है। तो सेकेंड रीजन में क्या हो रहा है, सेकेंड रीजन में साइन x अभी भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स इज व्हाट द वर्टिकल कोऑर्डिनेट, एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव ये पूरा नेगेटिव। लेकिन जो cos x होता है जो कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, सिंस ये अब हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे आ गया, ये नेगेटिव हो गया, सो cos x इज व्हाट नेगेटिव, एंड दिस इज फॉर बिटवीन पाई ओवर 2 एंड कहाँ तक, एंड पाई तक, पाई ओवर 2 से लेके पाई तक। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये लेस देन 0 होता है, ये नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे वन थिंग दैट यू हैव टू बी प्रेटी केयरफुल अबाउट कि इक्वल टू प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उसके डिस्कशन आफ्टर आई एम डन फाइनलाइजिंग ऑफर ऑल 4 रीजन्स हम लोग देखेंगे कहाँ पे इंटरवल्स क्लोज्ड है, कहाँ पे इंटरवल्स ओपनड है। थर्ड रीजन में जैसे एंटर करते हैं तो अब हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टली पे भी हैं, एंड हम लोग बॉटम साइड ऑफ द ओरिजिन पे भी हैं। तो लेफ्ट साइड पे हैं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बॉटम पे हैं तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो थर्ड रीजन में साइन x और cos x दोनों नेगेटिव हैं, एंड ये थर्ड रीजन कौन से एंगल्स के है, ये पाई और 3 पाई ओवर 2 के बीच है। और जैसे हम लोग फोर्थ रीजन में आएंगे तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स अभी भी नेगेटिव है क्योंकि ये बॉटम पे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन कॉस एक्स अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इट हैज़ नाउ कम टू द राइट फ्रंट, एंड उसके हिसाब से इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गई। तो इन रीजन्स के हिसाब से हम लोग इन एंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं, एंड उनमें साइन एक्स कहीं पॉजिटिव होंगे कहीं नेगेटिव होंगे। नाउ लेट्स लुक एट कहाँ पे इंटरवल क्लोज्ड है या कहाँ पे इंटरवल ओपन है। तो 8x इक्वल्स पाई बाई 2 एग्जैक्टली देखा जाए तो साइन 0 है जिसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, cos 1 नहीं, 8x इक्वल्स पाई बाई 2 साइन 1 है जिसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, cos 0 है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ क्लोज्ड इंटरवल। तो मैं इसे इंटरवल्स के टर्म्स में ही लिख देता हूँ, दैट जस्ट साउंड्स मोर, दैट जस्ट लुक्स मोर मैथमेटिकली फैंसी। ज़ीरो एंड पाई बाई 2। ऑल राइट, अब देखो जब हमारे पास x पाई बाई 2 के बराबर है तो उस केस में साइन x पॉजिटिव है, परफेक्ट, एंड क्या cos x नेगेटिव है, नॉट एग्जैक्टली, cos x 0 है विच विल नॉट बी क्लासिफाइड नेगेटिव। तो यहाँ पे इंटरवल ओपन है, ये इंटरवल ओपन हो जाएगा, एंड फिर पाई पे एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या साइन x पॉजिटिव है, वेल पाई इज दिस केस राइट हियर, साइन x इज 0 राइट हियर, तो टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन cos x क्या है, cos x क्या ये नेगेटिव है, नॉट एग्जैक्टली, cos x इस केस में क्या हो गया, cos x इस केस में -1 हो गया। सो यस, cos x डज सीम टू बी नेगेटिव, cos x यहाँ पे नेगेटिव है। ऑल राइट, तो उस केस में यहाँ पे जो इंटरवल हो जाएगा ये क्लोज्ड हो जाएगा, दिस इंटरवल इज क्लोज्ड है, क्योंकि अगर मैं x को एग्जैक्टली पाई रखता हूँ
तो cos x बेसिकली क्या मिलता है, cos x हमें यहाँ पे मिल जाता है -1 एंड जो कि इस केस में नेगेटिव है, सो इट एग्जैक्टली सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया। लेकिन अगर मैं x को एग्जैक्टली π/2 रखता हूँ तो उस केस में क्या है, यहाँ पे इंटरवल ओपन मिल जाता है। सो दिस इज ओपन राइट हियर, क्लोज राइट हियर, अंडरस्टूड। फॉर x बिलोंगिंग टू द इंटरवल π/2 से लेके पाई तक एंड क्लोज्ड एट दिस फ्रंट। उसके बाद अगर मैं x को एग्जैक्टली पाई रखता हूँ देन इन दैट केस अगेन साइन x क्या है, क्या साइन x नेगेटिव है, नॉट एग्जैक्टली साइन x इस केस में क्या है, इस केस में 0 हो गया, राइट, विच विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। मतलब ये इस फ्रंट पे ओपन इंटरवल है, इस फ्रंट पे क्या ये क्लोज्ड है या फिर ओपन है। 3π/2 पे साइन x क्या हो जाएगा, नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड पे है, सो दैट सीम्स परफेक्ट। cos x क्या है, क्या cos x नेगेटिव है, वेल नॉट एग्जैक्टली cos x 0 है, तो उस केस में यहाँ पे भी इंटरवल ओपन हो जाएगा। फॉर x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल बिटवीन पाई एंड 3π/2। अब यहाँ पे इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए एंड इज इट 3π/2 पे अगर साइन देखा जाए तो साइन एग्जैक्टली नेगेटिव होनी चाहिए एज इज बीइंग सीन हियर। कॉस तो 0 है जो कि पॉजिटिव कंसिडर होगा एज इज बीइंग सीन हियर। मतलब ये इंटरवल सच में क्लोज्ड है जैसे इसे होनी चाहिए। क्यों एग्जैक्टली, अगर ये इंटरवल यहाँ पे ओपन है मतलब ये जो एक्सप्रेशंस होंगे ये इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि साइन एंड कॉस फंक्शंस को तो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए। फिर 2π के लिए अगर देखते हैं एंड यहाँ पे भी इंटरवल क्लोज्ड आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि 2π तक रोटेट करने पे आपको सेम एज 0 आपको साइन एंड कॉस मिलेंगे विच शुड बी द सेम एज दिस राइट हियर। तो देखते हैं 2π पे साइन हमें नेगेटिव दिख रहा है, वेल नॉट एग्जैक्टली, साइन हमें यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड साइन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ऑन दी अदर हैंड कॉस वहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है एंड कॉस क्या हो गया, 1 हो गया। सो दिस इज़ नॉट एज आई हैड इनिशियली थॉट। यहाँ पे इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो दैट वाज वेल माई इंट्यूशन एंड इट गोज़ रॉन्ग समटाइम्स। अगर इसी चीज़ को रिग्रेसली देखें तो दिस इज़ क्लोज राइट हियर, 3π/2 पे एंड 2π पे ओपन। तो these are the proper intervals closed या open। उसके आगे हम लोग देखते हैं वी हैव डिफाइंड कि किस रीजन में साइन कहाँ पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। इसके अकॉर्डिंगली tan, cosec एंड sec एंड cot के लिए भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनके डोमेन एंड रेंज क्या है। पहली चीज़, साइन एंड कॉस को तो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है। क्यों सारे रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि आप किसी भी रे को कितने भी अमाउंट से ऑन दिस सर्कल रोटेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विल, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। एंड सिंस फॉर दैट मैटर उस रीजन से जो साइन का डोमेन होगा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कॉस का जो डोमेन होगा, कॉस एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो साइन एक्स आप डिफाइन कर सकते हो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कॉस एक्स भी फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इनका अगर रेंज देखते हो, जैसे मान लो साइन का अगर आप रेंज देखते हो साइन एक्स का, तो सिंस साइन को डिफाइन किया जा रहा है एज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस यूनिट सर्कल, और ये यूनिट सर्कल में जो हाईएस्ट आप जा सकते हो वो कहाँ तक जा सकते हो, उसमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट 1 तक जा सकते हो। उसके अलावा उसके नीचे बेसिकली इससे बस लोअर वैल्यूज़ होंगे।
उसके नीचे आपके 1 से कम ही वैल्यूज़ होंगी। हाईएस्ट कहाँ पे? 1 तक। क्या आप कभी 2 पे जा पाओगे? नहीं। मतलब साइन ऑफ एनी एंगल कैन नॉट एवर एक्सीड 1। ये 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द यूनिट सर्कल, एंड सिंस यूनिट सर्कल पे उससे हाई कभी जा नहीं पाओगे, मतलब साइन कैन नॉट एक्सीड 1। इसकी लोएस्ट वैल्यू है -1। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल इज 0 एंड -1। इससे नीचे नहीं जा सकते। ऑन दी अदर हैंड इसके बीच में हमारी कोई भी वर्टिकल पॉइंट हो सकती है। 1 एंड -1 के बीच में कोई भी आपके पास वैल्यू है तो हमारी एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगी जो कि उस वैल्यू पे लाई करती है वर्टिकली। मतलब जो रेंज ऑफ साइन फंक्शन है ये -1 एंड 1 के बीच में होती है क्लोज्ड इंटरवल्स। वैसे रेंज ऑफ कॉस फंक्शन अगर देखा जाए, सो यू कैन गो अंटिल द मोस्ट राइट साइड ऑफ दिस, एंड वो कहाँ, वो क्या है, वो 1 है। ऑलराइट, एंड उसके आगे हम इस यूनिट सर्कल पे नहीं जा सकते। एंड लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है? -1, 0 है, तो यहाँ पे -1 हमारी लेफ्ट मोस्ट एक्स पॉइंट हो गई एंड उसके पीछे नहीं जा सकते। ऑन दी अदर हैंड इसके बीच में कई वैल्यूज़ हम लोग इनफैक्ट -1 एंड 1 के बीच सारी वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली अस्यूम कर सकते हैं। तो कॉस फंक्शन की रेंज भी सेम है, -1 एंड 1 के दोनों साइड पे क्लोज्ड इंटरवल्स, क्योंकि ये -1 वैल्यूज़ भी और 1 वैल्यू भी कंसिडर कर सकता है। तो दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दोनों फंक्शंस के रेंज सेम है। द क्लोज्ड इंटरवल्स ऑन -1 to 1 क्लोज्ड एट बोथ फ्रंट्स। ऑलराइट, अब हम लोग डोमेन एंड रेंज की बात कर सकते हैं ऑफ फर्दर फंक्शंस, जैसे tan हो गया। सो वी कैन कंसिडर, पहले हम लोग बात कर लेते हैं द डोमेन ऑफ इनके इनवर्सेस। जैसे मैंने अगर साइन का इनवर्स कंसिडर कर लिया विच इज़ cosec 1/sin of x। सिंस साइन ऑफ x को सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया जाता है, cosec x को भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करना चाहिए। मतलब डोमेन ऑफ cosec x क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गया। बट हियर्स अ कैच कि जब हमारा x n के इक्वल होता है तब हमें sin x 0 मिलता है एंड उसके x में cos x अनडिफाइंड हो जाता है। तो cos x is defined to be 1/sin x such that x does not belong to n where n is an integer। तो इन वैल्यूज़ के लिए हम लोग इससे इन वैल्यूज़ को डोमेन में पुट नहीं कर सकते हैं वरना cos x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स n pi such that n is an integer। तो अगर मैंने ये सारे एलिमेंट्स हटा दिए तब उस रियल नंबर के सेट से तब जो हमारे पास सेट बचेगा दैट इज़ द डोमेन ऑफ cos x। उसके बाद अगर रेंज ऑफ cos x की बात करें, रेंज ऑफ cosec x, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास जो साइन ऑफ x होता है। सिंस रेंज की बात कर रहे हैं तो वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू और किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल पे cos x क्या होगा, दैट विल बी 1/sin ऑफ द साइन ऑफ दैट एंगल। और हमारी जो साइन होती है ये हमेशा -1 एंड 1 के बीच में होती है। तो एक तो cosec की हो गई वैल्यू -1 हो सकती है, एक cosec की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि ऐसे एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे साइन की वैल्यू -1 है एंड cosec की साइन की वैल्यू 1 भी है। तो cosec की वैल्यू -1 एंड 1 हो सकती है, लेकिन इनके बीच -1 एंड 1 के बीच जो नंबर्स हैं वो भी साइन हो सकता है। ऐसे भी बाकी सारे एंगल्स हैं जहाँ पे साइन क्या होगा, -1 एंड 1 के बीच हो जाएगा। एंड वो बेसिकली कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं विच जो कि डेसिमल्स में आते हैं। सो दिस इज़ लाइक 0.5 एंड 0.9 ऐसे छोटे नंबर्स, और इनके इन्वर्स क्या होंगे, तब इनके इन्वर्स ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। जो 1 एंड 0 के बीच नंबर्स लाई करेंगे उनके इन्वर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
तो इन वैल्यूज़, इन एंगल्स के लिए जो कॉसेक होगी ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी एंड स्मॉलर देन -1 हो जाएगी। तब जो रेंज ऑफ कॉसेक्स हमें मिल रहा है, दिस इज़ बेसिकली द सेट ऑफ ऑल, मैं क्या कंसिडर करूँ, द सेट ऑफ ऑल, मैं एक नंबर कंसिडर करता हूँ z such that z is greater than 1, greater than or equal to 1 और lesser than or equal to -1। तो मैं इसे ऐसे अपनी नोटेशन में लिख देता हूँ, the set of all numbers z such that it again belongs to the set of real numbers, ये real numbers के set को belong करता है, such that it is greater than or equal to 1 या फिर lesser than or equal to -1, या फिर इसी को इंटरवल्स के टर्म्स में लिख सकते हो, ये -∞ से ये 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, क्लोज्ड इंटरवल एट हियर इन्फिनिटी पे ओपन, एंड ये -1 से -∞ तक जाता है, यहाँ पे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, एंड इट बेसिकली बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हो जाएगी हमारी कॉसेक की रेंज। वैसे अब हम लोग सिमिलरली सेक की रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये सेक की जो रेंज होगी ये भी वही रेंज होगी। क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि हमारी जो कॉस की रेंज होती है दैट इज़ द सेम एज द रेंज ऑफ साइन। तो फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन एंड फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम आर्ग्यूमेंट्स, हमारे पास वही रेंज इसकी भी मिलनी चाहिए। तो इन चारों फंक्शंस के लिए हम लोगों ने अब रेंजेस देख लिए, कॉस के लिए देख लिया, साइन के लिए देख लिया, एंड कॉसेक के लिए देख लिया, सेक के लिए देख लिया। दो हमारे पास फंक्शंस बचते हैं, tan एंड सेक। अगेन इसके लिए अगर हम लोग डोमेन डिफाइन करना चाहें, सो वी हैव टू एक्सक्लूड, इसके लिए अगर डोमेन डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर के सेट से कौन से नंबर्स को हटाना पड़ेगा, इस बार हटाना पड़ेगा, इट इज़ द इनवर्स ऑफ कॉस, तो हमें हटाना पड़ेगा 2n + 1 टाइम्स में π/2 सच दैट n इज़ एन इंटीजर। नाउ tan एंड कॉट की रेंज देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल ऑफ इट, क्योंकि दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी, वी कांट डू इट हियर। ऑलराइट, नाउ वे बैक वंस अगेन। अब हम लोग फाइनली देखते हैं tan एंड cos के डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan का देख लेते हैं डोमेन क्या है। सो इट इज़ बेसिकली लाइक साइन और cos को ओरिजिनली हम लोगों ने डिफाइन किया था सच दैट इनके डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अगर मैं tan फंक्शन को डिफाइन करता हूँ आज साइन फंक्शन ओवर cos फंक्शन, तो tan की जो हर एक इमेज बनती है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, दैट इज़ द इमेज इन दैट वेरिएबल ऑफ साइन ओवर में द इमेज ऑफ दैट वेरिएबल ऑफ cos, मैपिंग और फंक्शन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो मैं जिस भी फंक्शन के लिए साइन एंड cos डिफाइन कर सकता हूँ, आई कैन राइट आउट tan एज द डोमेन ऑफ tan शुड बी बेसिकली द डोमेन एंड ऑफ साइन एंड cos जो कि सेम होते हैं। तब तो द डोमेन ऑफ बेसिकली tan फंक्शन भी क्या होना चाहिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होना चाहिए। एंड ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा था कि जब कोई हम लोग रैशनल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका डोमेन विल बी व्हाट, उसका डोमेन विल बी यहाँ पे जिन पॉलिनोमियल्स का वो जो फंक्शन है, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज़ द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, द कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, तो उनका डोमेन इज़ व्हाट, द कॉमन डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस जिनका कोएफिशिएंट कंसिडर किया जा रहा है। बट देयर इज़ अ कैच हियर, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। एंड हमें पता है कि अगर tan को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज साइन ओवर cos, तो जब भी x बराबर होता है 2n + 1 / 2 होल मल्टीप्लाइड बाई पाई के, तो हमारा बेसिकली cos x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से tan x अनडिफाइंड होगा फॉर एनी इंटीजर n। तो इस रीज़न से हमें बेसिकली क्या करना है, tan x के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है
कि यहाँ पे वो एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए दैट आर इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। सो मैंने क्या कर दिया, इसमें से इन एलिमेंट्स को हटा दिया। सो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस द सेट ऑफ ऑल 2n plus 1 over 2 whole times pi where such that n is an integer। तो ये हो गया द डोमेन ऑफ tan फंक्शन। और ऐसे पहले डोमेन ऑफ cot फंक्शन देख लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट द रेंज। cot क्या है, cos ओवर साइन। तो यहाँ पे डोमेन में हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस द सेट ऑफ दोज नंबर्स जहाँ पे साइन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो cot फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन ज़ीरो कब होता है, n पाई पे होता है। सो माइनस द सेट ऑफ ऑल n पाई सच दैट n इज एन इंटीजर। तो ये हो गया tan का डोमेन, ये हो गया cot का डोमेन। अब इनकी रेंज देख लेते हैं। व्हाट्स द रेंज ऑफ tan ऑफ x? सिंस tan x डिफाइन होता है sin x ओवर cos x से, तो ऑल्दो sin x एंड cos x को themselves देखा जाए, इनको देखा जाए, तो लेट्स रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल टू x दैट इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मेरा क्या मतलब है, NCERT अब इसके बाद एक रिमार्क देती है व्हाट इज मेंट बाय इन्फिनिटी। तो आई डोंट नो हाउ फेमिलियर समवन इज विद द वर्ड इन्फिनिटी एट दिस पॉइंट इन द चैप्टर, क्योंकि NCERT इस पॉइंट पे रिमार्क दे रही है इन्फिनिटी क्या है। बाय इन्फिनिटी वी मीन जस्ट अ वेरी लार्ज नंबर, एक अनअप्रोचेबल नंबर, कि उस नंबर को हम लोग रीच नहीं कर सकते इन मैथमेटिक्स, दैट लार्ज नंबर। अनकाउंटेबल, वेल बेसिकली येस, अनकाउंटेबल इन मैथमेटिक्स। तो हमारा ये जो x है, अगर पहले अब हम लोग खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं इस साइड पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से, बाद में नेगेटिव रियल नंबर्स देखेंगे, तो मैं बेसिकली देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर उठाया और उससे साइन ऑफ x मैं देख लूँगा, कुछ मेरी वैल्यू मिल गई एंड उस पर कुछ वैल्यू cos ऑफ x मिल गई एंड मैं उन्हें डिवाइड कर दूँगा तो मुझे tan x मिल गया। सिंस यहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच कितने नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच इन्फिनिट नंबर्स हैं, मुझे हमेशा मिलेगा कि अगर sin x की कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है तो आई कैन ऑलवेज फाइंड सच अ वैल्यू ऑफ cos x सच दैट कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ tan x बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी इटसेल्फ मिल जाए, राइट? क्योंकि फॉर स्टार्टर्स क्या tan x 1 हो सकता है? सर्टेनली tan x 1 हो सकता है। क्या tan x 0 हो सकता है? सर्टेनली tan x 0 हो सकता है। दैट इज जब sin x 0 होगा एंड दैट कब होता है, एट दीज वैल्यूज ऑफ साइन। ये 1 कब होता है, ये 1 होगा जब साइन ऑफ x एंड cos x बराबर होंगे, मतलब x डिस्टेंस ऑन द यूनिट सर्कल इज इक्वल टू y डिस्टेंस ऑन द यूनिट सर्कल, वो भी पॉसिबल हो सकता है। एंड साइन एंड कॉस के सिर्फ इतने ज़्यादा नंबर्स हैं इनके बीच, साइन एंड कॉस के कुछ भी ऐसे भी रेशियोज हो सकते हैं कि कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी आपको मिल जाए। तो आपको क्या पता चला कि tan x का जो रेंज होना चाहिए, सिंस हम कोई भी ऐसा नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 0 एंड इन्फिनिटी के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू ऑफ tan x आर्बिट्रेरी वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे tan x का रेंज क्या पता चलता है, 0 एंड इन्फिनिटी के बीच। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की बात करें तो उस केस में cos बेसिकली क्या होगा, cos फॉर नेगेटिव नंबर इज बेसिकली द इक्वल टू cos ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। साइन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज माइनस साइन ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। तो tan ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या कि अगर मेरे पास इस साइड पे ये रेंज है तो दूसरी साइड पे रेंज क्या होनी चाहिए, दूसरी साइड पे भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ tan x क्या पता चला, रेंज ऑफ tan x पता चल गया इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। अगर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच सारे रियल नंबर को कंसिडर करता है तो मैं रेंज ऑफ tan x कंसिडर कर सकता हूँ एज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दैट इज द रेंज ऑफ tan x। एंड cot x की अगर बात करें, cot x की रेंज क्या है, देयर आर ऑल दीज x's
जिनके लिए cos x हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, sin x डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, सच दैट इनका रेशियो आपको कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू देगा नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच। इसका मतलब क्या? इसका मतलब cot x का भी रेंज क्या हुआ? दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो दैट्स फॉर द रेंज एंड डोमेन ऑफ tan x and cot x. उसके बाद आगे I'll pause the video at this point and erase all of it and then we proceed further again. Next we discuss about कि किस रीजन में साइन या फिर cos या फिर tan ये सारे फंक्शंस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इनके साइंस तो हम लोगों ने देख लिया, अब इनकी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वॉट एवर द राइट वर्ड भी, उसकी बात कर लेते हैं। सो अगेन मैं 4 रीजन्स ड्रॉ करूँगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth. Sine basically क्या है? Sine is the y coordinate of any point on this unit circle. Cos क्या है? Cos is the x coordinate. तो पहले यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, these are important. Alright, जब हमारा एंगल 0 से π/2 तक इंक्रीज होता है तब उस केस में हमें पता है कि सिंस ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है 0 से π/2 तक, तो उस केस में sin x क्या होना चाहिए? sin x इंक्रीज होना चाहिए। तो sin x की वैल्यू इंक्रीज होती है कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक ये इंक्रीज होती है। एंड जो cos x की वैल्यू है ऑन द अदर हैंड इसी रीजन में डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि हमें पता है कि ये ऑल्दो राइट मोस्ट फ्रंट पे है, पॉइंट 1 पे है, लेकिन इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओरिजिन के और पास आ रहे 1 से कम होती जा रही है अनटिल दिस पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्टली 0 हो जाता है, राइट। एंड उसके बाद में ये sin x बेसिकली इस पॉइंट तक ही इंक्रीज करता है। sin x इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद फॉल करना शुरू करेगा। तो sin x इसके बाद फॉल करता है, इस पॉइंट तक इंक्रीज किया। cos x क्या यहाँ पे डिक्रीज करना बंद करता है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि cos x और डिक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा जब तक ये -1 पे ना पहुँच जाए। तो sin x की पहले हम लोग सेपरेटली बात कर लेते हैं। sin x यहाँ तक इंक्रीज किया, उसके बाद ये डिक्रीज करता है। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करता है? ये बेसिकली डिक्रीज करेगा यहाँ से यहाँ तक, डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इस पॉइंट तक अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा रेंज है? ये हो गया π/2 से, दिस इज 3π/2। यहाँ तक ये डिक्रीज किया। एग्जैक्टली 3π/2 पे ये एनी मोर डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब वहाँ पे सारा चेंज बंद हो गया। सो दिस शुडंट रियली बी अ क्लोज्ड इंटरवल राइट हियर, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं होना चाहिए। π/2 पे भी ये डिक्रीज नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पे कोई क्लोज्ड इंटरवल्स एग्जैक्टली नहीं होंगे, सारे इंटरवल्स ओपन होंगे, क्योंकि हम लोग फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग फंक्शंस के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से इंक्रीज़ करना शुरू करता है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ करता है? यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करता है। sin x इंक्रीज़ करेगा फॉर x बिलोंगिंग टू यहाँ से 3π/2 से 2π तक। अब मैं सिर्फ 2π लिख रहा हूँ क्योंकि 2π इज़ इक्विवेलेंट टू 0 एंड 0 से π/2 तक फिर ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, पहले ये स्टार्ट करता है, इट विल इंक्रीज अंटिल दिस पॉइंट, फिर इस पॉइंट तक डिक्रीज़ करता है और फिर वापस इस पूरे पॉइंट तक इंक्रीज़ करता है एंड डिक्रीज इज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस एंड दिस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली। cos x की ऑन द अदर हैंड बात किया जाए तो cos x गोज मोर लाइक इट विल फर्स्ट डिक्रीज यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव करे, लेफ्ट साइड पे मूव करे मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट कम हो रही है। कहाँ तक डिक्रीज़ करेगा? ये एग्जैक्टली इस पॉइंट आने तक डिक्रीज़ करेगा। 1 से शुरू हुआ, डिक्रीज़ किया -1 पे आके डिक्रीज़ करके रुका। सो दिस डिक्रीजेज बिटवीन x
बिलोंगिंग टू 0 हो गया एंड पाई हो गया इस रेंज में। बाई एक्स इज नॉट मेंट द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स यहाँ पे हमारा एंगल से मतलब है। और उसके बाद यहाँ से ये फिर इंक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं ये हमारा जो पॉइंट है राइट के टुवर्ड्स मूव करता है। कहाँ तक मूव करता है? ये इस पॉइंट तक मूव करता है। तो cos x इंक्रीज करना शुरू किया फॉर x बिटवीन पाई एंड 2 पाई, और इसके बाद ये फिर से डिक्रीज करेगा एंड फिर से इंक्रीज करेगा एंड दिस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली। सो दैट वी हैव दैट साइन x पहले इस रीजन में इंक्रीज करता है, फिर इस रीजन में डिक्रीज करता है, फिर इस रीजन में इंक्रीज करता है। जो cos x होता है यहाँ पे डिक्रीज करता है एंड यहाँ पे इंक्रीज करता है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैड टू से इन दिस। उसके आगे इन्हें डिवाइड करके हम लोग फर्दर cosec x एंड sec x, cot x एंड tan x को भी फाइंड कर सकते हैं, इन व्हाट रीजन्स दे इंक्रीज, इन व्हाट रीजन्स दे डिक्रीज। तो पहली चीज़ cosec x तो 1/sin x है, तो जब sin x डिक्रीज करेगा cosec x इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हमें बस साइंस फ्लिप कर देना है। जो sec x है ये 1/cos x है, जहाँ पे cos x इंक्रीज करेगा वहाँ पे sec x डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, तो अगेन साइन फ्लिप कर देना है। cot x एंड tan x का क्या? तो cot x एंड tan x की बात किया जाए तो सिंस ये तो रेशियोज पे डिपेंड करते हैं, तो ये ऑल्सो डिपेंड करते हैं कि उस रीजन में साइन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, एंड ऑल्सो कि कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। एक चीज़ देखा जाए कि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर tan को देखा जाए क्या ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। सिंस यू नो ये 0 से शुरू करता है और ये कहाँ तक जाता है, ये यहाँ पे tan इस पॉइंट पे जाता है नियरली इन्फिनिटी तक, नॉट नियरली इन्फिनिटी से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि tan इज साइन ओवर कॉस। साइन क्या हुआ? 1 हुआ, कॉस क्या हुआ? 0 हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी। मतलब इस रीजन में tan क्या हुआ? इंक्रीज कर रहा है टू इन्फिनिटी, और फिर ये इसकी वैल्यू ऑब्वियसली फॉल करेगी टू फाइनाइट वैल्यूज़। यहाँ पे साइन नेगेटिव होगी ऑल्दो कॉस अभी भी पॉजिटिव होगा। नॉट एग्जैक्टली, कॉस यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इन्फिनिटी के बाद सडनली इसकी वैल्यूज़ ड्रॉप करना शुरू हुई। तो इस केस में ये क्या हुआ, ये अब डिक्रीज कर रहा है क्लियरली। एंड देन ऐसे कर देख सकते हैं कि थर्ड रीजन में हमारे क्या हो रहा है, थर्ड रीजन में कॉस हमारा इंक्रीज कर रहा है एंड साइन क्या कर रहा है, साइन डिक्रीज कर रहा है। तो साइन डिक्रीज करे जिसकी वजह से tan डिक्रीज करना चाहिए, कॉस इंक्रीज करे डिनोमिनेटर में तो उसकी वजह से भी tan डिक्रीज करना चाहिए। तो इस केस में भी tan डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में क्या, इस केस में हमारा हो रहा है कि कॉस अगेन इंक्रीज कर रहा है एंड साइन भी क्या कर रहा है, साइन भी इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जैक्टली हाउ यूल मार्क दिस कि कॉस भी इंक्रीज कर रहा है एंड साइन भी इंक्रीज कर रहा है, वेल डिपेंड करता है कि कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यूज पुट करके हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि इस रीजन में tan इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, विच इज़ वाई आई सेड दैट द केस विथ tan इज़ अ लिटिल ट्रिकी एंड सो इज़ द केस विथ cot। तो अगर हमें फाइंड करने की किसी रीजन में tan या cot इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, हमें पर्टिकुलरली उन वैल्यूज़ को पुट करना पड़ता है टू फाइंड आउट वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दैट रीजन। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी सेड अबाउट दिस। फिर उसके आगे हम थोड़े इनके ग्राफ्स की बात करेंगे एंड देन विल गेट टू द एक्सरसाइजेस एंड आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द ग्राफ्स। तो यहाँ पे स्ट्रेट अप मैं बुक से ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्या एग्जैक्टली हमें इन्हें डिराइव करना है? नो, इन्हें हमें डिराइव नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ्स को एग्जैक्टली हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, यू पुट द वैल्यूज ऑफ दोज फंक्शंस, यू एक्चुअली कैलकुलेट द फंक्शन। जैसे साइन हो गया तो मैं वेरियस पॉइंट पे साइन को कैलकुलेट करूँगा, फिर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर दैट मैटर कि यहाँ पे जो बुक में साइन का ग्राफ गिवन है वो करेक्ट होगा, राइट। लेकिन एग्जैक्टली आप करना चाहते हो तो यू कैन प्लॉट वेरियस वैल्यूज़ एंड यू कैन सी कि हाँ ये एक्चुअल में फॉलो कर रहा है। साइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? साइन का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, जैसा कि देखा जा सकता है कि ये
इसकी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट करती हैं, एंड व्हेन आई से फ्लक्चुएट करती है, इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा, और इस साइड पे भी ऐसी ये कंटिन्यू होता है। x इक्वल 0 पे ये 0 होगा, फिर यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट रीच करेगा विच इज़ 1। कहाँ पे होता है? पाई ओवर 2 पे। फिर ये हो गया हमारा पाई, दिस इज 3 पाई ओवर 2। तो पाई की सेपरेशन यहाँ पे सारी है, 2 पाई पे फिर 0 हो जाते हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक जो हमारी साइकिल है यही यहाँ पे कंटिन्यू होगी और फिर उसके आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि साइन कंप्लीटली रिपीट करता है 2 पाई एंगल्स के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, जैसे 2 पाई से इंक्रीज़ करोगे वही पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ऑलराइट, वैसे कॉस का ग्राफ सिमिलर होता है ड्यू टू द वे साइन एंड कॉस आर डिफाइंड एनालॉगसली वट एवर द वर्ड बी। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, लेकिन ये स्टार्ट एक डिफरेंट पॉइंट से करते हैं, ये स्टार्ट 1 से करता है, क्योंकि एट एक्स इक्वल 0 कॉस इज व्हाट? कॉस इज 1। एंड ये भी रिपीट करता है 2 पाई रेडियंस पे, तो यहाँ पे हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ पाई ओवर 2, ये हो गया पाई, ये 3 पाई ओवर 2 और ये हो गया 2 पाई। ये 2 पाई है, इसका मतलब क्या? यहाँ से अब ये यहाँ पे एक इंटरवल एंड करता है, एक रोटेशन एंड करता है और फिर सारा रिपीट होगा। सो दिस इज साइन का ग्राफ, दिस इज कॉस का ग्राफ। दिस ऑल्सो इंक्रीजेस सिमिलरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो हमें टिपिकली याद ही रहता है। टैन और कॉट का ग्राफ क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? नो, आई एम बेसिकली कॉपिंग इट फ्रॉम द बुक। टैन और कॉट का ग्राफ गोज लाइक, टैन लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखेगा। एंड जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे x पाई ओवर 2 को इंक्रीज़ कर रहा है, जो टैन है ये किसे x पाई ओवर 2 को अप्रोच कर रहा है, टैन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है। एंड यहाँ पे माइनस पाई ओवर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे टैन किसे अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव एंगल्स के लिए टैन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि 2 पाई के बाद टैन रिपीट करना चाहिए, इनफैक्ट सारे फंक्शंस रिपीट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पाई के बाद साइन भी रिपीट करता है, कॉस भी रिपीट करता है, एंड सिंस टैन इज द रेशियो ऑफ दीज टू फंक्शंस, तो 2 पाई रेडियंस के बाद टैन भी रिपीट करना चाहिए। मतलब 2 पाई के बाद ये आपको कैसा दिखेगा? या आपको जो ग्राफ दिखेगा सिमिलर टू दिस इंटरवल ही दिखेगा। तो अगर ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 पाई के बाद ये भी कुछ ऐसा आपको दिखना चाहिए। सो दिस इज पाई ओवर 2, पाई 3 पाई ओवर 2 एंड देन यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ से ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, राइट? So this is how the graph looks like, and that is exactly as you can also see it in the book. उसके बाद पाई पे भी ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है, एंड पाई ओवर 2 पे अगेन इन्फिनिटी, 3 पाई ओवर 2 पे अगेन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एंड पाई ओवर 2 पे सडनली इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को भी साइमल्टेनियसली अप्रोच करती है। माइनस इन्फिनिटी को क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से साइड से देख रहे हो कि टैन इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे हम लोग इसे 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज़ करते हैं तो हमें पता चलता है टैन तो इंक्रीज़ करे, लेकिन अगर हम लोगों ने इंस्टेड स्टार्ट किया इस पॉइंट से और फिर इसे इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टैन यहाँ पे तो डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसे फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहा जाता है, जो कि हम लोग कैलकुलस में स्टडी करेंगे कि इसकी वैल्यू पाई ओवर 2 पे तब एग्जैक्टली है क्या। इसकी पाई ओवर 2 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इट इज़ इल डिफाइंड, क्योंकि पाई ओवर 2 पे इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, राइट साइड से नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे भी अगर देखा जाए सो इट गोज समथिंग लाइक दिस, गोज समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा। इज इट लाइक दैट? यस। एंड ऐसे कंटिन्यू सारे ग्राफ होंगे। वैसे अगर कॉट को देखा जाए सो कॉट इज बेसिकली टैन का इन्वर्स, मतलब इसे इन्वर्स कर दिया गया एंड इट गोज लाइक दिस।
जैसे x इक्वल्स 0 पे अगर देखा जाए, जो हमारा tan है ये 0 है, तो cot क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ये क्या इन्फिनिटी के इक्वल होगा, नहीं, ये इन्फिनिटी को सिर्फ अप्रोच करता जाएगा। सो एंड जैसे x एग्जैक्टली इन्फिनिटी होगा, उस केस में ये फाइनली इन्फिनिटी को कम्प्लीटली अप्रोच करता है। और उसके बाद अगेन ये भी एक इल डिफाइंड फंक्शन है एट x इक्वल 0, सो इट गोज़ लाइक दिस एंड इट गोज़ लाइक दिस। x इक्वल 0 पे इस साइड से अप्रोच करें तो ये इन्फिनिटी पॉजिटिव भी होगा, ऑन दी अदर हैंड इस साइड से अप्रोच करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, एंड देन इट अगेन गोज़ लाइक दिस। तो इस फंक्शन को एग्जैक्टली देखना है कि ये ऐसे आते कहाँ से, तो इन्हें हमें प्रॉपरली प्लॉट करना पड़ेगा बाय यूजिंग वेरियस पॉइंट्स। ये 2 पाई है, ये पाई हो गया, पाई ओवर 2 हो गया, ये माइनस पाई ओवर 2 एंड दिस इज माइनस पाई। वैसे ही अगर देखा जाए जो सेक एक्स है एंड कॉसेक एक्स है, तो इनके ग्राफ लुक इवन वियर्डर। sec x which is 1 over cos x, राइट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस अराउंड 0.0, एंड फिर से ये जंप कर देगा एंड दिस गोज लाइक दिस एंड देन इट गोज लाइक दिस, एंड फिर से जंप करेगा वहाँ पे एंड हियर इट गोज लाइक दिस। ये एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से, ये आपका 0 हो गया, ये माइनस पाई ओवर 2 हो गया, जहाँ पे इस साइड से अप्रोच करोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड से अप्रोच करोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या है, ये पाई ओवर 2 है, अगेन इस साइड से अप्रोच करोगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड से अप्रोच करोगे नेगेटिव इन्फिनिटी। ये अगेन पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, एंड ये क्या हो गया, 3 पाई ओवर 2 हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड 2 पाई पे कुछ ऐसे हो जाएगा। हमें पता है कि 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करना चाहिए, तो यहाँ से जो हमारा केस है यहाँ से आगे वैसे ही रिपीट होगा। और जो कॉसेक एक्स का ग्राफ है ये भी कुछ सिमिलर है, लेकिन एक्सेप्ट थोड़ा डिस्प्लेस्ड है। ये डिस्प्लेस्ड क्यों है, क्योंकि जैसे कॉस एक्स का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ के कम्प्लीटली आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट कि वो डिस्प्लेस है बाई 1 यूनिट, तो वैसे ही दे आर द इनवर्सेस ऑफ ऑल वन अनदर। मतलब इसका भी ग्राफ इसके सिमिलर दिखना चाहिए लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस्ड, तो इसे डिस्प्लेस करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे पाई ओवर 2 हो गया, ये 3 पाई ओवर 2 है, दिस इज पाई, एंड यहाँ पे हो गया माइनस पाई ओवर 2 एंड माइनस पाई, एंड यहाँ पे कुछ कहीं 2 पाई होगा, एंड दैट इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ cosec x looks like. Important point to note here is कि 2 पाई रेडियन के बाद और फिर 4 पाई रेडियन एंड 6 पाई रेडियन, इन सारे रेडियंस के बाद सारे ग्राफ्स रिपीट करने चाहिए, क्योंकि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट होते हैं। Finally, we can look at the examples. Example 6. If cos x equals -3/5 lies and x lies in the third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. तो cos x अगर -3/5 गिवन है, पहली चीज़ ये नेगेटिव है। अब ये चीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि cos x नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम लोग एक आइडेंटिटी sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इक्वल्स 1 यूज़ करते हैं sin स्क्वेयर x निकालने के लिए, तो अब sin स्क्वेयर x कुछ वैल्यू मिलेगी तो sin x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो cos x अगर इस वैल्यू के इक्वल होता है तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तब हम लोग उस क्वाड्रेंट के हिसाब से sin x की पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, एंड वहाँ से सारे 4 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड करते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू नो कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है इन सच प्रॉब्लम्स। उसके बाद you have example 7. If cot x equals -5 over 12 and x lies in second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. वैसे आइडेंटिटी है sec स्क्वेयर x प्लस 1 इक्वल्स cot स्क्वेयर x, यहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये स्क्वेयर से रिलेटेड है,
तो पिक आउट करने के लिए कि पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव पॉजिटिव रूट या नेगेटिव रूट, हमें ज़रूरी होता है ये जानना कि कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके आगे 8th एग्जाम्पल गोज़ लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई ओवर 3। तो 31 पाई और 3 को कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, हम इसे कुछ रिपीटिंग एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 31 पाई ओवर 3 को पहले डिवाइड कर दो, एंड दिस लुक्स लाइक 31 पाई ओवर 3 को अगर मैं लिख दूँ 30 + 1 over 3 whole multiplied by pi, and this goes like 10 pi plus 1 over 3 pi। तो 10 pi को क्या मैं लिख सकता हूँ as 2 times some multiple of pi, यहाँ पे ये multiple 5 हो जाएगा। This is basically 2n pi where n equals 5, और हमें पता है कि हर 2n pi के बाद ये रिपीट साइन रिपीट करेगा। So sin of 31 पाई ओवर 5 या फिर ओवर 3 किसके एग्जैक्टली होना चाहिए, दिस शुड इक्वल साइन ऑफ पाई ओवर 3 ओनली, एंड वी नो व्हाट द साइन फॉर दैट इज। वैसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ -17 10 डिग्रीज, तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि कितने रिपीटिंग एंगल्स प्लस कितने एंगल के बाद हमें ये पर्टिकुलर एंगल मिलेगा, एंड कॉस ऑफ दैट एंगल फाइंड कर देना है। Next we'll finally get to the exercises, which is exercise 3.2 in this case. First of all, I'll pause the video and erase all of it, and then we proceed with the exercise. Alright, now we're back once again. अब हम लोग finally देखते हैं exercise 3.2. जो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि पहली जो 5 प्रॉब्लम्स हैं वो सेम कैटेगरी में हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो 5 एक्सरसाइजेस हैं, से पाँचों में सेम काम करना है कि बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। मतलब हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, एंड ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट गोज cos of x equals -12 and x lies in third quadrant। ऑलराइट, तो cos of x अगर -12 है, पहली चीज़ देखो कि cos स्क्वेयर x क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तब 1 प्लस यहाँ पे हमें पता है कि cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पे साइन स्क्वेयर x इज 1 माइनस cos स्क्वेयर x विच इज़ 1 - 1/4 3/4। तब साइन x क्या हो जाएगा, ये प्लस या फिर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्लस सेलेक्ट करें या फिर माइनस सेलेक्ट करें, क्योंकि cos x अगर -12 है तो ये 2 एंगल्स के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग बाकी 5 रेशियोज़ या फिर फंक्शंस फॉर दैट मैटर, यहाँ रेशियोज़ नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिस्कशन हो रही है, उसमें प्लस या माइनस सेलेक्ट करें। वेल सिंस हमें पता है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इस केस में cos नेगेटिव हमें मिल रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस साइड पे लाई करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव के अलोंग है। तो इसमें साइन क्या है, इसमें साइन भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन के वर्टिकली बिलो है, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो साइन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। मतलब हम लोग साइन की नेगेटिव वैल्यू पिक करेंगे, तो साइन x विल बी -√3/2। पहला एक फंक्शन मिल गया। फिर यहाँ पे तब हम लोग tan x आराम से निकाल लेंगे बाई डिवाइडिंग दिस टू। ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan x हो जाएगा √3। फिर cot x में इसी चीज़ को इन्वर्स कर देंगे 1/√3। फिर हम लोग क्या करते हैं, sec x निकालते हैं as 1/cos x, मतलब -2, और फिर cosec x निकालते हैं as 1/sin of x, मतलब -2/√3। तो ऐसे हम लोगों ने पहले बस देखना था कि ये आइडेंटिटी अप्लाई करके एक रेशियो निकालें, एक फंक्शन निकालना है, और फिर देखने इसमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे बाय सीइंग कि
उस कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में वो वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और फिर बाकी सारे फंक्शंस फ्लुएंटली निकल गए। ऐसे सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि sin x equals 3/5 and x lies in second quadrant। तो sin x 3/5 है तो sin square x हुआ 9/25। तो cos square x is cos square x plus sin square x is 1, cos square x is 1 minus sin square x, तो ये हो गया 1 minus 9/25, तो दिस इज 16/25। तो cos x या तो प्लस है या फिर माइनस है 4/5। सिंस x को बताया गया सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, विच मेक्स सेंस क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ओरिजिन के अपवर्ड है वर्टिकली, और cos क्या होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव में लिया जाता है, तो यहाँ पे -4/5 को कंसिडर किया जाएगा। पहले cos x -4/5 मिल गया, तो tan x क्या हुआ, sin/cos, यहाँ पे 5 कैंसिल, -3/4 हो जाएगा, cot हो जाएगा इसका इन्वर्स, तो -4/3 हो जाएगा। वैसे sec इज़ 1/cos, तो -5/4 एंड cosec इज़ 1/sin, सो 5/3। दैट्स इट। फिर हम लोग ऐसे थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। cot x equals 3/4 and x lies in third quadrant। तो cot x हो गया 3/4। मैं फिर से वो आइडेंटिटी एक बार ड्राइव करता हूँ। cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स 1। अगर मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया किससे, साइन स्क्वेयर एक्स से, तो cot स्क्वेयर एक्स क्या मिल गया, cot स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इक्वल्स, मैंने किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वेयर एक्स से, तो cot स्क्वेयर एक्स प्लस 1, 1/sin स्क्वेयर एक्स इज cosec स्क्वेयर एक्स। ऑल राइट, तो cot x बताया गया है 3/4, तो इस केस में cos स्क्वेयर एक्स क्या हुआ, ये हो जाएगा 9/16। ऑल राइट, तो cosec स्क्वेयर एक्स क्या हुआ, 1 + 9/16 which is 25/16। तब cosec x क्या हुआ, या तो +5/4 या फिर -5/4। अब देखते हैं सिंस x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। cos x इज अगेन व्हाट, cosec x, cosec x इज अगेन व्हाट, 1/sin of x। तो इस क्वाड्रेंट में sin of x क्या है, नेगेटिव है क्योंकि ये ओरिजिन के बिलो वर्टिकली है, तो ये cosec x भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 5 -5/4 इसकी वैल्यू पिक करेंगे। ये cosec x मिल गया, इसी को इन्वर्स कर दो तो क्या मिल जाएगा, sin of x मिल जाएगा, तो -4/5 मिल गया। ऑल राइट, एक चीज़ यहाँ पे cot x गिवन थी, तो यहाँ से इसका इन्वर्स कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा, विच इज़ tan x। अब मैं अगर sin x और tan x को मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉट एग्जैक्टली, हमें पता है कि tan x इज sin x ओवर cos x, तो अगर मैं कर देता हूँ cos x इक्वल्स sin x ओवर tan x, सो दिस नंबर ओवर दिस नंबर, तो मुझे मिल जाएगा cos x विच शुड बी -3/4। राइट, तो मुझे ये मिल गया, नो इट इज़ नॉट 3/4, -3/5। एक बार देख लेते हैं
कि अगर मैंने दिस नंबर ओवर दिस नंबर देन किया होता तो मुझे 4/3 मिलता। परफेक्ट। तो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टान मिल गया, कॉसेक मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। तो ऐसे ये बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मिल गए। वैसे हम लोग 4th प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। In which case sec x equals 13/5 and x lies in 4th quadrant। तो फिर से मैं फॉर्मूला देखता हूँ, cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड से किससे डिवाइड करूं, साइन स्क्वेयर x से, नहीं कॉस स्क्वेयर x से डिवाइड करूं, और इज इट साइन स्क्वेयर x से, तो 1/sin स्क्वेयर x क्या होता है, कॉसेक स्क्वेयर होता है। सो नो, कॉस स्क्वेयर x ओनली। तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वेयर x इक्वल्स सेक स्क्वेयर x। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेक स्क्वेयर x यहाँ से फाइंड करते हैं स्क्वेयर करके। सो 13 स्क्वेयर ओवर 25, 13 स्क्वेयर 12 स्क्वेयर होता है 144, तो 13 स्क्वेयर 169/25। इफ़ आई एम गेटिंग इट करेक्ट, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट करेक्ट, वेल डोंट करेक्ट मी, दिस कुड सिंपली बी एन अरिथमेटिक मिस्टेक। tan स्क्वेयर x हो जाएगा दिस -1, तो ये हो जाना चाहिए 144/25। मतलब tan x यहाँ से क्या हो गया, या तो प्लस या फिर -12/5। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हो गया हमारा 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में एक साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे -12/5। तो एक tan मिल गया यहाँ पे। अब tan को इन्वर्स करते हैं तो एक cot मिल जाएगा -5/12, cot भी मिल गया। नेक्स्ट sec ऑलरेडी गिवन था, तो इसे इन्वर्स करेंगे तो मिल जाएगा cos x, वो हो जाएगा 5/13। cos और tan को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो गया 12/13। और फाइनली कॉट को किस चीज़ को इन्वर्स करेंगे, साइन को अब इन्वर्स करेंगे तो कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक x इक्वल्स माइनस दिस इज 13/12। तो ऐसे बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए। अब इसी कैटेगरी का जो लास्ट प्रॉब्लम है, द 5th प्रॉब्लम, उससे देखते हैं। tan x equals -5/12। x lies in 2nd quadrant। तो अब यहाँ पे अगर tan x -5/12 एंड आई हैव टू रीचेक दैट आइडेंटिटी अगेन। क्या आइडेंटिटी थी, cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x इक्वल्स 1। तो मैंने cos स्क्वेयर x से डिवाइड किया, 1 + tan स्क्वेयर x क्या मिला था, cos स्क्वेयर x से डिवाइड है, सो sec स्क्वेयर x। tan x -5/12 है, तो tan स्क्वेयर x क्या हुआ, 25/144 हो गया। तो मुझे मिला कि sec स्क्वेयर x शुड बी 1 + 25/144 विच इज़ 169/144। यस, तो sec स्क्वेयर x या तो आपका प्लस या फिर माइनस में हो जाएगा 13/12। x कौन से क्वाड्रेंट में है, 2nd क्वाड्रेंट में है, तो sec इनवर्स होता है cos का, राइट। यहाँ पे स्क्वेयर हट गया, हम लोगों ने रूट लिया है। sec इनवर्स होता है किसका, cos का, और cos यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, एज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू अगेन कंसिडर करेंगे।
तो -13/12। एक ये मिल गया। मैं अब इसका इन्वर्स ले लेता हूँ तो मुझे कॉस मिल जाएगा, cos x इक्वल्स -12/13। ये मिल गया। ओरिजिनली हमारे पास tan था, tan का मैं इन्वर्स करता हूँ तो हमें cot मिल जाएगा, cot x इक्वल्स -12/5। अब मैं क्या करूँ, अब मैं tan और cos को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे साइन मिल जाएगा। दिस इज, कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, 12 कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/13 मिला। पॉजिटिव एज इट शुड बी क्योंकि ये अपर साइड ऑफ द ओरिजिन पे लाई करता है। तो हाउ मेनी डिड वी फाइंड, यहाँ पे 4 फाइंड किए, यहाँ पे एक फिफ्थ है, एक और बचा है, कौन सा, sec x हमारे पास है विच इज़ इनवर्स ऑफ cos, इसका इनवर्स बचा है cos sec x, तो हम लोग साइन को इन्वर्स कर देते हैं, दिस शुड बी 13/5। एक ये भी मिल गया। तो ऐसे पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए। कीप इन माइंड ऐसे प्रॉब्लम में नेसेसरी होता है फाइंड करना, ये जानना कि x हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके आगे आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी कंटिन्यू फर्दर। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। 6 से 10 की सेम कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम से क्या फाइंड करना है, इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। एंड जो हम लोगों ने जनरलाइज किया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इन फंक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं एंड यूजिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ दीज फंक्शंस ऑफ दीज एंगल्स। पहले 6 देखते हैं, साइन 765 डिग्रीज। एक ट्राइंगल में तो 765 डिग्रीज होता ही नहीं है, which is why the perfect way to think about trigonometry is not through triangles but through unit circles. Sine of 765 degrees, how are you exactly going to evaluate that? Well, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि 765 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ इसके क्लोजेस्ट नंबर जो कि 360 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे मैं 360 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये डिग्रीज में है, और 360 डिग्री क्या सिग्निफाई करती है, एक कंप्लीट रोटेशन। तो मैं 720 डिग्रीज अगर देखूं, 360 टाइम्स 2 मतलब 2 रोटेशन, दैट इज 720, प्लस में क्या हो गया, प्लस में 45 डिग्रीज। वाई एम आई डूइंग दिस, क्योंकि मुझे पता है कि साइन रिपीट करता है 2 पाई हर 2n पाई रेडियन के बाद, वेर n इज एन इंटीजर, या फिर हर 360 डिग्रीज के मल्टीपल के बाद, राइट, एक इंटीजर मल्टीपल। तो अगर मैं 765 को 720 प्लस 45 लिख सकता हूँ, मुझे पता है दिस इज बेसिकली सेइंग द सेम एज, अगर मैं किसी रे को 765 डिग्रीज से रोटेट कर रहा हूँ, मतलब मैंने उसे 2 कंप्लीट रोटेशन दिया 760 डिग्रीज की, और उसके बाद एक 45 डिग्री का रोटेशन दिया। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स साइन ऑफ थीटा, एंड 2n पाई यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स 2 के लिए 2 रोटेशन है, 2 पाई क्या है, 2 पाई 360 डिग्रीज के इक्वल है। सो 720 डिग्रीज 2 टाइम्स 2 टाइम्स पाई रेडियंस, तो दिस इज इक्वल टू 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। 720 पे रिपीट हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री जो कि हमें पता थी क्या होती है, 1/√2 होती है। तो साइन ऑफ 765 डिग्रीज क्या हुआ, 1/√2 हो गया। वैसे 7th देखते हैं, कॉसेक ऑफ -1410 डिग्रीज। पहली चीज, कॉसेक किस चीज की इन्वर्स होती है, साइन की इन्वर्स होती है, और साइन ऑफ नेगेटिव एंगल क्या आपको पता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ द सेड पॉजिटिव एंगल। तो कॉसेक ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू माइनस cosec ऑफ 1410 डिग्रीज। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि द क्लोजेस्ट नंबर टू दिस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360। 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज 0, 3 6 क्या हो जाता है, 3 6 हो जाता है 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 1 10, राइट। एक और बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 360 टाइम्स 4, सो ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 बचा, यहाँ पे 4 3 12,
12 में 2 ऐड करते हैं 14 होता है। तो ये नंबर इससे क्लोज़र है, तो इसे मैं लिख देता हूँ एज माइनस कॉसेक ऑफ व्हाट, माइनस कॉसेक ऑफ 1440 माइनस में 1440 माइनस में क्या, अब 1410 आपको पता है कैन बी रिटन एज 1440 माइनस 30 डिग्रीज। ओके, अब हमें पता है दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कि मैंने पहले इस 1410 डिग्रीज को ऑब्टेन करने के लिए पहले मैंने इस रे को कितनी बार, 4 बार एक कंप्लीट रोटेशन दिया, 4 कंप्लीट रोटेशन, ये वापस उसी पॉइंट पे आ गए और फिर क्या किया, फिर इसे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में 30 डिग्रीज का रोटेशन दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 कंप्लीट रोटेशन उसी पॉइंट पे आ गए, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन दिया। सो इसकी कॉसेक शुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू किसकी कॉसेक, इसे अब मैं लिख सकता हूँ एज माइनस कॉसेक ऑफ व्हाट, माइनस कॉसेक ऑफ माइनस में 30, माइनस में क्या हो गया 30 माइनस 1440। ऑलराइट, मैंने एक साइन नेगेटिव का बाहर निकाल लिया एंड देन आई विल सी कि इस साइन को अगर मैं फिर से बाहर भेज दूं तो ये साइन फिर से बाहर जाने का मतलब क्या है, इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज बेसिकली कॉसेक ऑफ 30 माइनस 1440। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इन कंप्लीट रोटेशंस पे आ गया, और कंप्लीट रोटेशन पे माइनस साइन का के आने का मतलब क्या, इसका बेसिकली यही मतलब है कि पहले एक हम लोगों ने 30 डिग्रीज की रोटेशन दिया और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 4 कंप्लीट रोटेशन दे दिया जिनका कोई मतलब नहीं है। तो पहले रोटेशन इस क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्रीज का हुआ और फिर ये बेसिकली इररिस्पेक्टिव यूजलेस रोटेशन क्या हुए, 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुए। तो यहाँ पे बेसिकली इसे अब लिखा जा सकता है एज कॉसेक ऑफ 30 डिग्रीज अलोन। कॉसेक ऑफ 30 डिग्रीज देखा जाए सो दिस इज द इनवर्स ऑफ साइन, मतलब 1 ऑफ साइन 30 डिग्रीज, 1 ओवर क्या हो गया साइन 30 इज 1 over 2, so this is only equal to 2. तो cosec of minus 14 10 डिग्रीज किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। That is the case here. उसके आगे I'll again pause the video at this point and erase all. Alright, now back once again. अब हम लोग 8th प्रॉब्लम देखते हैं which goes like tan of 19 pi over 3. तो यहाँ पे इसे कुछ ऐसे स्प्लिट करते हैं 19 पाई ओवर 3। तो ये जो 19 ओवर 3 वाला एलिमेंट है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 to 19, वो 18 क्लियरली होता है। तो इसे मैं लिख देता हूँ एज इक्वल टू tan ऑफ 18 प्लस 1 हो गया 18 पाई प्लस पाई ओवर 3। ऑलराइट, वेल दे आर क्लियरली इक्वल। 18 पाई प्लस में क्या पाई क्या हो जाएगा 19 पाई हो जाएगा। सो दिस इज नाउ tan ऑफ व्हाट, दिस इज नाउ tan ऑफ 6 पाई प्लस में पाई ओवर 3। और आपको पता है इसकी 6 पाई क्या होता है, 6 पाई 3 कंप्लीट रोटेशन होता है। क्यों, क्योंकि 6 पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में पाई, प्लस में यहाँ पे हो गया पाई ओवर 3, मतलब मैंने 3 कंप्लीट रोटेशन दिया है जिसकी वजह से tan रिपीट कर जाना चाहिए। मतलब tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई ओवर 3 किसके इक्वल होगा, सिंपली tan ऑफ पाई ओवर 3 के इक्वल होगा। अब tan ऑफ पाई ओवर 3 अगेन क्या होता है, दिस इज साइन ऑफ पाई ओवर 3 ओवर कॉस ऑफ पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 इज बेसिकली 60 डिग्रीज जिसका साइन √3 over 2 होता है और cos 1 over 2 होता है। सो दिस गोज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब जो tan ऑफ 19 पाई ओवर 3 है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है। तो ऐसे हम लोगों ने इसे किस में ब्रेक किया, टू द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, ताकि यहाँ से मैं सीधे डिवाइड कर सकूँ और देख सकूँ ये कैसा कंप्लीट रोटेशन बनेगा। वैसे 9th प्रॉब्लम हम लोग यहाँ देखते हैं
साइन ऑफ -11 पाई ओवर 3। तो पहले ये माइनस बाहर निकाल लो, क्योंकि साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज द नेगेटिव ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, द नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंगल। अब इसका क्लोजेस्ट जो मल्टीपल होगा 11 का 3 से, वो क्या होगा, वो तो 12 होगा। सो वी नो फॉर दैट मैटर दिस इज माइनस साइन ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूँ एज 12 पाई माइनस पाई ओवर में 3। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, ये माइनस में साइन ऑफ हो गया और दिस इज़, अब एक और मैं इसे माइनस में बाहर निकालता हूँ, एक और माइनस अगर बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड देन ये बन जाएगा पाई माइनस 12 पाई ओवर 3। एंड अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ तो दिस इज नाउ साइन ऑफ पाई ओवर 3, मतलब पाई ओवर 3 माइनस में 4 पाई, 4 पाई इज 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली यही मतलब है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार इस रे ने पाई ओवर 3 अमाउंट से रोटेट किया, ऑलराइट, तो किसी पॉइंट पे आई, फिर ये 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई और उसी पॉइंट पे वापस आ गई। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसने ओरिजिनली पाई ओवर 3 से रोटेट किया था। सो आफ्टर दीज 2 यूजलेस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या वही साइन मिलेगा, दैट इज नॉट काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो साइन ऑफ पाई ओवर 3 ही मिलेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, √3 ओवर 2 के, मतलब द साइन ऑफ दिस थिंग -11 पाई ओवर 3 किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए √3 ओवर 2 के इक्वल। उसके आगे I'll pause the video and erase all of it and then we... Now finally the last problem of exercise 3.2, the 10th one, this is cot of -15 pi over 4। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग इसे साइन एंड कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या करेंगे, पहली चीज़ कॉट ऑफ नेगेटिव ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ पॉजिटिव दैट एंगल। क्यों, क्योंकि ये कॉस और साइन दोनों पे डिपेंड करता है। कॉस से तो इनफेक्टिव रहेगा माइनस साइन, लेकिन साइन की वजह से ये नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे माइनस कॉट ऑफ 15 पाई ओवर 4 हो गया। तो पहले मैं साइन ऑफ 15 पाई ओवर 4 एंड कॉस ऑफ 15 पाई ओवर 4 सेपरेटली निकाल लेता हूँ। तो 15 is closest to which multiple of 4? It is closest to 16। तो ये हो गया साइन ऑफ 15 पाई को मैं लिख सकता हूँ एज 16 पाई माइनस पाई, 16 पाई माइनस पाई ओवर में 4 हो गया। फिर मैं एक माइनस साइन वहाँ से पुल आउट करता हूँ, माइनस में हो गया साइन ऑफ पाई माइनस 16 पाई ओवर 4, जो हो जाएगा माइनस साइन पाई ओवर 4, माइनस में 4 पाई अगेन 2 कंप्लीट रोटेशन। तो पहले इस एंगल को, पहले पाई ओवर 4 एंगल सबटेंड हो रहा है, फिर 2 कंप्लीट रोटेशंस हो रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि इनफेक्टिव रहेंगे। तो माइनस हो जाएगा साइन ऑफ पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 का साइन अगेन क्या होता है, रिमेंबर पाई ओवर 4 इज़ 45 डिग्रीज, माइनस में हो जाएगा 1 ओवर √2। तो यहाँ से अगर ये एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, साइन ऑफ 15 पाई ओवर 4 इक्विवेलेंट है माइनस साइन ऑफ पाई ओवर 4 के निकालने के, तब उस केस में कॉट, इसका कॉस निकालना शुड बी इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द कॉस ऑफ दिस। क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हर जगह कॉस से रिप्लेस कर दूँ, सो एवरीथिंग स्टिल मेक्स सेंस, एवरीथिंग स्टिल मेक्स सेंस। मैंने एट अंटिल दिस मोमेंट एक्चुअली साइन इवैल्यूएट नहीं किया, तो द कॉस ऑफ 15 पाई ओवर 4 शुड ऑल्सो इक्वल क्या, माइनस कॉस ऑफ पाई ओवर 4। नाउ एट दिस पॉइंट आई एम अ लिटिल अनश्योर कि कुछ अफेक्टेड नहीं होगा, तो हम लोग इसे एक्चुअल में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक माइनस पुल आउट किया है। कॉस ऑफ हो जाएगा 15 पाई ओवर 4 को मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 16 पाई माइनस पाई ओवर में 4, एंड ये हो जाएगा कॉस ऑफ 16 पाई माइनस पाई ओवर 4 को अब मैं क्या करता हूँ,
रिवर्स कर देता हूँ, दिस इज पाई माइनस 16 पाई ओवर 4 एंड इंडीड यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा कॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग सीधे स्विच कर सकते हैं माइनस में एंड कॉस अनअफेक्टेड होगा। मैं इसके अंदर एक माइनस कंसिडर कर सकता हूँ, कॉस विल रिमेन अनअफेक्टेड क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देन दिस इज कॉस ऑफ व्हाट, पाई ओवर 4 माइनस में हो जाएगा 4 पाई। अब वही कहानी कि पाई ओवर 4 का एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज में 2 कंप्लीट रोटेशंस हो गए विच रिमेन इनएफेक्टिव, मतलब ये कॉस ऑफ पाई ओवर 4 के इक्वल ही होगा विच इज इक्वल टू अगेन व्हाट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर साइन 15 पाई ओवर 4 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, कॉस 15 पाई ओवर 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो कॉट ऑफ 15 पाई ओवर 4 यहाँ पे कर देते हैं। देन द कॉट ऑफ माइनस 15 पाई ओवर 4 जो कि किसके इक्वल है, माइनस द कॉट ऑफ 15 पाई ओवर 4। तो कॉट 15 पाई ओवर 4 क्या हुआ, 1 ओवर रूट 2 डिवाइडेड बाई में माइनस 1 ओवर रूट 2, तो माइनस 1 हो गया, फिर एक माइनस यहाँ पे आया तो ये 1 हो गया। तो कॉट माइनस 15 पाई ओवर 4 क्या हुआ, ये 1 हुआ। एंड ऐसे हमारा 10th प्रॉब्लम सॉल्व होता है पूरी एक्सरसाइज 3.2। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3.2 के सारे रिलेवेंट सेक्शंस देखे, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पूरी वीडियो पे डिस्कशन हुई एंड हम लोगों ने 3.2 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स ये सेक्शन देखेंगे एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 वो सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद मिसलेनियस उसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी कंप्लीट हो जाएगा। That was all for this video of mine and thanks to all the viewers.